Hello everyone, I am Anupam Gambhir and you are watching Anupam English Classes. I hope you are very well. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरिंग टूट द सागा कॉन्टिन्यूस, जिसके राइटर A.R. विलियम्स हैं, इसकी समरी पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में A.R. विलियम्स जो इस चैप्टर के राइटर हैं, वे हमें राजा टुटनखमन की लाइफ एंड डेथ के बारे में बता रहे हैं। ये टुटनखमन कौन है, जिसकी पिक्चर भी इसमें शो हो रही है, आपकी बुक में भी है। ये एक मिस्र के राजा थे, मिस्र के लास्ट वंशज थे। तो राजा टुटनखमन की मृत्यु के साथ ही उनके वंश की भी समाप्ति हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि वो लास्ट राजा थे, उनके बाद कोई और था ही नहीं। टूट उस समय, टूट जिनका शॉर्ट में टूट भी है, जो आपके टाइटल भी दिया हुआ है इस चैप्टर का, डिस्कवरिंग टूट। तो ये टूट कौन है? टुटनखमन, जिनका पूरा नाम टुटनखमन है। तो टूट उस समय केवल 13 इयर्स के थे जब उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु एक रहस्यमय घटना बनी और किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि उनकी मृत्यु के बाद ऐसा हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मिस्र में यानी कि इजिप्ट में एक कस्टम थी, जिसके अनुसार उनकी एक प्रथा थी, जिस प्रथा के अनुसार डेथ बॉडी को, राजा की, महाराजा की डेड बॉडी को मम्मी के रूप में सुरक्षित रखा जाता था। मम्मी किसे कहते हैं? मसाले लगाकर सुरक्षित रखा हुआ शव होता है, जो शव को सुरक्षित रखने के लिए मसाले लगाकर जिसको ताबूत में बंद करके रखा जाता है, उसे मम्मी कहते हैं। और उनकी बॉडी को एक पिरामिड में रखा गया था और साथ ही उनके शव के साथ, उनकी बॉडी के साथ बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं भी रख दी गई थी। उन लोगों का ये मानना था कि आफ्टर डेथ, इसके बाद भी जो जीवन होता है, उसमें वो इन चीज़ों का यूज़ कर सकें, इसलिए डेली लाइफ की उन्होंने बहुत सा सामान उनकी बॉडी के साथ रख दिया था। एक आर्कोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? जो इतिहास का, हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, पुरातत्व विभाग के जो लोग होते हैं। तो एक आर्कोलॉजिस्ट जिनका नाम हावर्ड कार्टर था, उन्होंने 1922 में टूट के टॉम्ब की खोज की थी। वास्तव में उन्होंने ही यह रिसर्च किया था कि टूट की बॉडी कहाँ है। तो इस ताबूत को निकालने के लिए, कॉफिन में से निकालने के लिए उन्होंने सारे तरीके अपनाए थे। 1968 में एक एनाटॉमी किसे कहते हैं? जो बायोलॉजी में शारीरिक ज्ञान का अध्ययन करते हैं, उन्हें कहते हैं। तो एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने टूट की मम्मी का एक्सरे किया। इससे हमें यह भी पता चला कि टूट की मम्मी को रिसर्च के लिए यूज किया जा रहा है, मतलब पता लगाया जा रहा है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। एक्सरे से पता चला कि टूट की पसलियां गायब थी और उन्होंने यह भी अंदाजा लगा लिया कि टूट की मौत प्राकृतिक नहीं हुई है, बल्कि उनके साथ कुछ हुआ है जिससे उनकी आकस्मिक मृत्यु हुई है। फिर 2005 में मम्मी को फिर से जांच हुई। सन 2005 में मम्मी की फिर से जांच हुई और इस बार मम्मी की जांच कंप्यूटर टोमोग्राफी से हुई। कंप्यूटर टोमोग्राफी को सीटी भी कहते हैं, सीटी स्कैन के थ्रू हुई। सीटी स्कैन में क्या होता है कि पूरी बॉडी को डाल दिया जाता है, पहले सिर जाता है, फिर धीरे धीरे मूव करते हुए पूरी बॉडी अंदर जाती है और उससे हमारी बॉडी के जो भी बीमारी होती है, कुछ होता है अंदर का, सब पता चल जाता है। एक्सरे से ज़्यादा उसमें आ जाता है सीटी स्कैन में। इससे भी यह मिस्ट्री नहीं सुलझी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, लेकिन एक्सरे के अलावा सीटी स्कैन में कुछ नए क्लूज उभर कर सामने आ गए उनके, और उनको कुछ और भी आइडिया लग गया। इस प्रकार अंत में यह कह सकते हैं कि मिस्र की कल्चर के बारे में पता चलता है और यह भी पता चलता है कि इजिप्शियन लोग डेथ के बाद भी जीवन है, इसमें विश्वास रखते हैं। इसलिए उन्होंने टूट की बॉडी के साथ बहुत सी बहुमूल्य चीज़ें भी रख दी थी, जिससे कि डेथ के बाद के जीवन में वे ये सामान इस्तेमाल कर सकें। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की हमारी समरी कंप्लीट होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1, टीनेजर एज बिटवीन 13 एंड 19। 13 से लेकर 19 तक की एज, जो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि जिसके लास्ट में टीन की आवाज़ आती है, तो वो टीनेजर के लोग। नेक्स्ट इज हायर इनहेरिटर, यानी कि उत्तराधिकारी जो होते हैं। लेड पुट, यानी कि लेटा दिया। लेडन लोडेड, लदा हुआ। इवेंचुअली एट लास्ट, अंत में। टॉम
टॉम किसे कहते हैं? जो किसी का मकबरा होता है, जैसे ताजमहल। ताजमहल भी क्या है? एक टॉम है। नेक्स्ट, स्पेकुलेटेड, फॉर्म्ड एन ओपिनियन अबाउट फैक्ट्स यानी कि अनुमान लगाना। सिटी, कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी यानी कि कंप्यूटर की सहायता से जो मानव के शरीर के चित्र बनाए जाते हैं। स्कैन, सिटी स्कैन भी कहते हैं जिसे। इट इज कॉल्ड कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी मशीन। नेक्स्ट, क्लूज यानी कि हिंट, प्रोवाइड्स गिफ्ट्स प्रदान करती हैं। नेक्स्ट इज प्रिसाइज यानी कि क्लियर या एक्यूरेट, डेटा, फैक्ट्स। नेक्स्ट वर्ड इज फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, द प्रोसेस ऑफ रिक्रिएटिंग द फेस ऑफ एन इंडिविजुअल। वैज्ञानिक जान के जो थ्रू जब किसी का रिजल्ट निकाल लिया जाता है तो इट इज कॉल्ड फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट वर्ड इज फारो, आ रूलर इन एंशियंट इजिप्ट। इजिप्ट के जो राजा लोग होते हैं उन्हें फारो कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज स्टिल्ड, मूव स्लाइटली, घोस्टली, अननेचुरल या भूत टाइप के। रेस्टिंग प्लेस, द ग्रेव। नेक्स्ट वर्ड इज डेविल यानी कि राक्षस। डार्क बिल्ड, डार्क इन कलर। स्कडेड अक्रॉस, मूव्ड क्विकली। वेलिंग, कवरिंग यानी कि ढका हुआ, ढकना किसी चीज को। नेक्स्ट वर्ड इज ममी, आ प्रिजर्व्ड डेड बॉडी। मसाले लगाकर, बैंडेज वगैरह बांध कर सुरक्षित रखा गया जो शव होता है, इट इज कॉल्ड ममी। ग्लिडेड, मूव्ड कंटिन्यूअस मोशन, धीरे धीरे सरकते हुए किसी चीज के अंदर जाना, इट इज कॉल्ड ग्लिडेड। नेट प्रॉप, टू इन्वेस्टिगेटिव, जांच करना। लिंगरिंग, स्टिल कंटिन्यूअसली, अब भी जारी है, जो कोई चीज कंटिन्यूअस जारी होती है, इट इज कॉल्ड लिंगरिंग। नेक्स्ट वी कम ऑन पैराग्राफ 3, डिसेंडेड, मूव्ड डाउन, नीचे उतरे। क्रैम्प्ड, अनकंफर्टेबली स्मॉल। रॉक कट, मेड इन रॉक बाय कटिंग इट। ब्यूरियल चैम्बर, रूम हैविंग द ग्रेव, कब्र वाला कक्ष। पीयर्ड, लुक्ड क्लोजली। गिल्डेड, कवर्ड विद गोल्ड। ग्लाइडेड का मतलब है सरकना, और यहाँ गिल्डेड है, गिल्डेड इट इज कॉल्ड कवर्ड विद गोल्ड। नेक्स्ट वर्ड इज गेज्ड, टू लुक इन सरप्राइज यानी कि घूरना। म्यूरल, पेंटिंग ऑन द वॉल। विस्पर, टू स्पीक इन ए लो वॉइस यानी कि फुसफुसाना। पॉन्डरिंग, थिंकिंग केयरफुली, विचार करते हुए। नाउ वी कम ऑन पैराग्राफ नंबर 4, फ्यूटाइल, पॉइंटलेस यानी कि निरर्थक। कंटेंट्स, थिंग्स, हैस्टिली, स्विफ्टली। एंसेक्ड, सर्च्ड यानी कि ढूंढ लिए गए। लीजेंड, आ स्टोरी फ्रॉम एंशियंट टाइम। स्टनिंग, एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। आर्टफैक्ट्स, मैन मेड ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज सेंसेशन, एक्साइटमेंट यानी कि सनसनी। नाउ वी कम ऑन पैराग्राफ नंबर 5, फ्यूनेरी ट्रेजर्स, द वैल्यूएबल थिंग्स विद विच द किंग बरीड। जहाँ पे किसी राजा को दफनाया जाता है इजिप्ट में, तो उनके साथ जो कुछ प्रीशियस सामान रख दिया जाता है, इट इज कॉल्ड फ्यूनरेरी ट्रेजर्स। नेक्स्ट, 3 नेस्टेड कॉफिन्स, 3 कॉफिन प्लेस्ड वन इन अनदर इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग साइज। द इंटरमोस्ट कॉफिन हाउसेस द बॉडी ऑफ द किंग। आपने चैप्टर की समरी पढ़ी होगी ना, जिसमें बताया गया था। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एक पहले इस चैप्टर की समरी पढ़ लें, फिर इसके वर्ड मीनिंग, और देन वी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो उस चैप्टर की समरी में बताया गया है कि राजा टूट थे, जो इजिप्ट के राजा थे, उनको दफनाया गया था, बरीड किया गया था ममीफिकेशन करके। उनकी बॉडी को 3 कफिन, एक के बीच में एक कफिन, फिर एक कफिन, ऐसे करके जो सबसे छोटे वाले में थे उनमें राजा को रखा गया था। किंग टूट का ममीफिकेशन करके कफिन के अंदर बरीड किया गया था, जिससे कि उनका शव खराब ना हो। नेक्स्ट वर्ड इज शॉर्ट, अ क्लोथ इन विच डेड पर्सन इज रैप्ड यानी कि कफन। नेक्स्ट, एडॉर्न्ड, डेकोरेटेड। विलो, अ व्रेथ ऑफ फ्लावर एंड लीव्स, फूल पत्तियों की जो माला बनाकर डेड बॉडी के ऊपर चढ़ाई जाती है ना गोल, तो इट इज कॉल्ड विलो। नेक्स्ट, रिचुअल, थिंग्स यूज्ड इन ममीफिकेशन, ममीफिकेशन करने के लिए जो चीज़ का इस्तेमाल करा जाता है, इट इज कॉल्ड रिचुअल। नेक्स्ट, रिंस, स्टिकी सब्सटेंस, जो चिपचिपा पदार्थ होता है। नेक्स्ट, लेजिटिमेट, रीजनेबल यानी कि उचित रूप से। नेक्स्ट है ब्लेजिंग, वेरी हॉट। बल्ज्ड, मेड द स्लाइटेस्ट मूवमेंट। कंसोलिडेटेड, सॉलिफाइड। नेक्स्ट वर्ड इज लेविज्ड, गिवन जेनरसली यानी कि दिया गया, उदारता पूर्वक किसी को कुछ दिया गया।
कॉलर्स आर पार्ट अराउंड द नेक ऑफ शर्ट और कोट, कोट या शर्ट के ऊपर वो जो सेफ नेक को सेव करने के लिए रखा जाता है ना, इट इज कॉल्ड कॉलर्स। इनलेड आर डेकोरेटिव पैटर्न्स ऑन द सरफेस। एम्यूलेट्स पीस ऑफ ज्वेलरी worn एज ए चार्म अगेंस्ट evil। श्रेथ कवरिंग्स यानी कि ऊपर का खोल। आइकॉनिक एक्टिंग एज ए साइन प्रतीकात्मक। नेक्स्ट वर्ड इज एप्रन, आ प्रोटेक्टिव गारमेंट्स worn over the front of one's cloth and tied at the back। पीछे की तरफ बांध के चेस्ट को सुरक्षित रखने के लिए एक पहनाया जाता था ऑर्नामेंट्स, तो जिसे हिंदी में हम कवच भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज आर्कोलॉजी, स्टडी ऑफ पास्ट यानी कि पुरातत्व। नेक्स्ट वर्ड इज सब्सटेंटियली, वर्चुअली, काफ़ी अधिक मात्रा में। नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट वर्ड फोकसिंग, गिविंग अटेंशन टू, ध्यान से देखना। इंट्रीगिविंग, वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ अनयूजुअल, दिलचस्पी दिखाना किस चीज़ में। स्टार्टलिंग, अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइजिंग यानी कि चौंकाने वाला। लिंगरिंग, मंडराना। वर्चुअल, मेड टू अपीयर टू एग्जिट। नेक्स्ट डिमाइज यानी कि डेथ, मृत्यु। डायनेस्टी, आ सीरीज ऑफ रूलर्स, वंशज। पार्टिकुलर्स, डिटेल्स, विस्तृत जानकारी। एविडेंस, प्रूफ यानी कि प्रमाण। नेक्स्ट वर्ड इज हॉरिफिक, शॉकिंग, आघातपूर्वक। वे की, क्रेजी वे, पगला गए। नेक्स्ट एग्जिटेड यानी कि डिपार्टेड, प्रस्थान करना। आमुन, आमुन कौन होते हैं? इजिप्शियन के जो गॉड ऑफ सन और एयर, सन और एयर की पूजा करने के जो भगवान होते हैं उसे वो लोग आमुन कहते हैं। एप्सन, डिस्क ऑफ सन, ये भी उनके गॉड ही होते हैं। नेक्स्ट रेज यानी कि साइन। नेक्स्ट वर्ड इज स्पेकुलेशन, गैस, अनुमान लगाना। इन्वेंट्री, लिस्ट यानी कि सूची। स्कैनिंग, गेटिंग इमेज, चित्र प्राप्त करना। इंट्रिकेट, कॉम्प्लिकेटेड यानी कि पेचीदा। नेक्स्ट वर्ड इज पॉल बियरर, पर्सन हु कैरी द कॉफिन यानी कि ताबूत को उठाने वाले, शव को उठाने वाले जो लोग होते हैं, इट इज कॉल्ड पॉल बियरर। नेक्स्ट ऑसिरिस, गॉडेस ऑफ डेथ, जो डेथ के बाद के जो भगवान होते हैं जो रक्षा करते हैं डेड बॉडी की, इट इज कॉल्ड ऑसिरिस। रैम्प, स्लोप यानी कि ढलान। स्विरलिंग, मूविंग इन ए मोशन यानी कि भंवर, घूम घूम करके जो हवाएं चलती हैं, इट इज कॉल्ड स्विरलिंग। हाइड्रोलिक लिफ्ट किसे कहते हैं? अ लिफ्ट और मूव अ हैवी ऑब्जेक्ट, जो बहुत भारी सामान ऊपर को ले जाने के लिए लिफ्ट यूज की जाती है, फिर यूज करने के बाद उसे नीचे लाया जाता है, इट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट। नेक्स्ट ट्रेलर, व्हीकल ड्रॉन बाय अनदर व्हीकल। एमर्ज्ड, केम आउट। नेक्स्ट स्प्रिंटेड, रैन एट फुल स्पीड, पूरे जोर में दौड़ना, पूरे वेग के साथ दौड़ना। क्विट, स्टॉप्ड, बंद हो जाना। सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस विद अनदर, स्थानापन्न। नेक्स्ट इवेंचुअली, एट लास्ट। वर्टिब्रे, पीसेस। एस्टोनिशिंग, सरप्राइजिंगली, चौंका देने वाला। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांसैक्शन, टू कट अक्रॉस, आर पार से कटा हुआ। नेक्स्ट इज एंड लास्ट वर्ड इज म्यूरल, पेंटिंग ऑन द वॉल। स्टूडेंट्स, सभी हार्ड वर्ड्स की मीनिंग यहाँ पे कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी चैप्टर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। ये स्टोरी एक किंग की है, किंग टूट है, इजिप्शियन किंग है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और इजिप्शियन लोग मृत्यु के बाद भी लाइफ है इसमें बिलीव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। He was just a teenager when he died। वे केवल टीनेजर ही थे जब उनकी मृत्यु हो गई। टीनेजर किसे कहते हैं? जो 13 से लेकर 19 तक की एज के बच्चे होते हैं उन्हें हम टीनेजर कहते हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, जिसके लास्ट में टीन आता है, वो सभी एज के बच्चे टीनेजर होते हैं। तो ये जो किंग टूट हैं, इनकी मृत्यु हो चुकी है टीनेजर में ही, यानी कि 19 से पहले। द लास्ट हेयर of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries। heir की मीनिंग होती है इनहेरिटर या a person who has the legal right on property, या उत्तराधिकारी कह सकते हैं हम हिंदी में,
और वारिस। मिस्र की पावरफुल फैमिली के जो ये उत्तराधिकारी थे, इनकी मृत्यु बहुत साल पहले हो चुकी है। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। लेड की मीनिंग है पुट यानी कि लिटा दिया, लेडन लोडेड लदा हुआ, इवेंचुअली एट लास्ट अंत में। तो इनकी मृत्यु हो गई और अंत में बाद में इनको लिटा दिया, गोल्ड से लाद कर, मतलब इनके साथ बॉडी के साथ बहुत सा उन्होंने गोल्ड रखा और उसको उन्होंने लिटा दिया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922 द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. Speculated अनुमान लगाया गया। मॉडर्न वर्ल्ड किसे कहा गया है? जो 1922 के समय में यह अनुमान लगाया गया कि इनकी जो मृत्यु हुई है वो पॉसिबल नहीं हो सकता कि इनकी, क्योंकि बहुत ही कम एज में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यह अनुमान लगाया गया कि शायद इनकी मृत्यु किसी वजह से हुई है, इसीलिए इनके टॉम यानी कि मकबरा किसे कहते हैं? ताजमहल भी एक मकबरा है, टॉम है। तो इनके टॉम का डिस्कवर किया गया। कब किया गया? 1922 में। ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, नाउ leaving his tomb for the first time in almost 80 years. Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. लगभग 80 years के बाद टूट की बॉडी को CT स्कैन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्लूज यानी कि हिंट्स का पता लगाने के लिए, उनकी लाइफ और डेथ का पता लगाने के लिए, कुछ हिंट्स पता लगाने के लिए उनका CT स्कैन किया जा रहा है। क्योंकि लोग ये सोच रहे हैं ना, अनुमान लगा रहे हैं कि शायद उनका मर्डर किया गया, तो इसलिए अब उनका CT स्कैन करके पता लगाया जा रहा है कि वास्तव में उनकी बॉडी के साथ क्या हुआ था, टूट के साथ क्या हुआ। एंड प्रोवाइड प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयिश फारो। फारो किसे कहते हैं? जो इजिप्शियन किंग होते हैं, इजिप्ट के राजा होते हैं, उन्हें फारो कहा जाता है। फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन की मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ रिक्रिएटिंग द फेस ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि वैज्ञानिक जांच करना। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, और प्रिसाइज स्पष्ट और सटीक, एक्यूरेट। तो CT स्कैन के थ्रू जो क्लियर डेटा प्रोवाइड किया गया था, किसे किया गया था? फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि जो डेथ की हो जाती है उसकी शारीरिक जांच करती है टीम, उसको किया था। और किसका डेटा प्रोवाइड किया था? बॉयिश फारो किसे कहते हैं? जो इजिप्ट के राजा थे। बॉयिश क्यों कहा गया है? क्योंकि वो बॉय की एज में उनकी डेथ हो गई थी, 19 से पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो उनका क्लियर डेटा प्रोवाइड करने के लिए CT स्कैन किया गया, और CT स्कैन का सारा डेटा किसको दिया गया? फॉरेंसिक टीम को दिया गया। Now we come on page number 23. An angry wind stirred up ghostly dust. Devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian tree known as the Valley of Kings. Stirred मतलब move slightly, हवा चली। इजिप्ट क्या है? वहाँ पे रेगिस्तान है, रेत ही रेत है, तो वहाँ हवा चली। घोस्टली अननेचुरल, और ऐसी हवा लग रही थी जैसे कि वो भूत आ गया हो हवा में, मतलब घुमावदार हवा चल रही थी। रेस्टिंग प्लेस उनकी ग्रेव यानी कि कब्र में से जब निकाला गया, और सिमिट्री आ लार्ज बरियल ग्राउंड यानी कि कब्रिस्तान। डेविल राक्षस। तो जब उनको उनके रेस्टिंग प्लेस यानी कि उनकी कब्र से निकाला गया किंग टूट को CT स्कैन करने के लिए, तो कह रहे हैं वहाँ पे घुमावदार हवा चल रही थी, रेत ही रेत उड़ रही थी, और ऐसा लग रहा था कि कोई उसमें राक्षस आ गया है, वहाँ पर कोई राक्षस आ गया है जिससे ऐसी हवा हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि उन्होंने उनकी कब्र को छेड़ा था। डार्क बिल्ड क्लाउड एंड scudded across the desert sky all day and now were revealing the stars in cascade gray. Dark build की मीनिंग है डार्क इन कलर, scudded across की मीनिंग है मूव्ड क्विकली, तेज तेज चलना, वेलिंग कवरिंग यानी कि ढक दिया, कास्केड ग्रू हीरे जवाहरात से भरा हुआ बॉक्स। तो वो ये कह रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं
यहाँ राइटर हमें वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ का जो स्काई है वो बिल्कुल डार्क हो गया था और क्लाउड एक कास्केट की तरह लग रहे थे। एक बास्केट से कंपेयर किया उन्होंने और कह रहे हैं कि वो एक बास्केट की तरह वहाँ के क्लाउड लग रहे थे जिसमें स्टार्स भरे, और स्टार्स की कंपैरिजन उन्होंने की है ज्वेल से, यानी कि ज्वेलरी से, हीरे मोती जिसमें भरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि नीचे तो रेत थी क्योंकि रेतीली जगह थी मिस्र, और ऊपर जो है आसमान एक बास्केट की तरह है लग रहा था जिसमें बहुत से तारे, स्टार्स जो थे वो हीरे मोती दिखाई दे रहे थे। तो आगे वो कहते हैं इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। अब 2005 के शाम 6 बज चुके हैं। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर ब्रॉट here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. मम्मी की मीनिंग होती है आप प्रिजर्व डेड बॉडी। मसाले लगाकर, बैंडेज बांधकर सुरक्षित रखा गया शव को मम्मी कहते हैं। ग्लाइडेड मूव्ड कंटिन्यूस मोशन, सरकना। प्रॉब की मीनिंग होती है फाइंड आउट, यानी कि जांच करना। लिंगरिंग का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग या स्टिल कंटिन्यूइंग, अब भी जारी होती है कोई चीज़, उसे हम कहते हैं लिंगरिंग। राइटर कहते हैं 3,300 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं जब यंग रूलर को, यंग क्यों कहा गया है क्योंकि उनकी जल्दी मृत्यु हो गई थी, यंग रूलर को एक सिटी स्कैनर मशीन में डाला जा रहा है जो कि ग्लाइडेड करते हुए अंदर जा रही है और उनकी मिस्ट्री अभी तक भी लिंगरिंग है, यानी कि अब भी उनकी जारी है, उनकी मिस्ट्री, रहस्य उनका मृत्यु का अभी भी जारी है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the rock cut tomb, some 26 feet underground, to pay their respect. तो पूरे आफ्टरनून लाइन लगी रही टूरिस्ट की, कि टूरिस्ट कौन है, जो उनकी बॉडी का जब सिटी स्कैनर के लिए उनको ले जाया जा रहा था तो उनको देखने के लिए पूरे वर्ल्ड से कह रहे हैं लोग आए थे। और डिसेंडेड यानी कि नीचे उतरे। कहाँ नीचे उतरे? क्रैम्प्ड में। क्रैम्प्ड किसे कहते हैं? असुविधाजनक रूप से छोटा सा कमरा बनाया हुआ था जहाँ उनकी मम्मी को सुरक्षित रखा हुआ था। तो और वो रॉक कट टूम था। रॉक कट टूम किसे कहते हैं? ऐसा मकबरा जो रॉक को काट के बनाया हुआ हो। तो रॉक को काट के 26 फीट अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे 26 फीट तक उसको बनाया गया था, उस रूम को, छोटे से रूम को। तो वहाँ ये सब लोग टूरिस्ट आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? पे देयर रेस्पेक्ट, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, किंग टूट को रेस्पेक्ट देने के लिए, उनकी मम्मी को देखने के लिए सभी टूरिस्ट वहाँ पर आ रहे थे। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Toot's glided face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. Burial chamber की मीनिंग है रूम हैविंग द ग्रेव, कब्र वाला कक्ष, जहाँ पे कब्र बनाई जाती है, तो उस रूम को बरियल चैम्बर कहा गया है। पीयर्ड लुक्ड क्लोजली, ध्यान से देखना। नेक्स्ट गिल्डेड कवर्ड विद गोल्ड, यानी कि सोने से पूरा ढका हुआ था। स्ट्रीकिंग प्रोमिनेंट, यानी कि दिलचस्प लग रहा था। गेज्ड टू लुक इन सरप्राइज, घूर के देख रहे थे। म्यूरल्स पेंटिंग ऑन द वॉल, जो वॉल पे पेंटिंग लगी हुई थी। राइटर कह रहे हैं कि ये जो दे किसके लिए आया है? जो टूरिस्ट वहाँ आए थे, वे लोग जो टूरिस्ट आए थे वे उनको घूर के देख रहे थे। मुरल्स मतलब जो पेंटिंग दीवार पे लगी हुई थी उनको वो ध्यान से देख रहे थे, और बरियल चैम्बर को भी ध्यान से देख रहे थे, जहाँ पर गिल्डेड फेस, जो कफिन के ऊपर, जो किंग टूट की कफिन लिड के ऊपर, उसके कफिन किसे कहते हैं? जिसमें डेड बॉडी को लिटाया हुआ था, उनकी डेड बॉडी को कफिन में लिटाया हुआ था, तो उस कफिन के लिड के ढक्कन के ऊपर एक गोल्ड से फेस बना हुआ था। उसके फेस को वो बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, और वहाँ पे लगी दीवार की पेंटिंग्स को भी जो टूरिस्ट हैं बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, और वो जो फेस बना हुआ था गोल्ड का, वो उनको बहुत ही दिलचस्प लग रहा था। Some visitor read from guidebooks in a whisper,
और कुछ विजिटर्स जो उसमें से थे वो गाइड बुक जिसमें हिस्ट्री लिखी हुई थी किंग टूट की उसको पढ़ रहे थे और फुसफुसा रहे थे आपस में. अदर्स स्टूड साइलेंटली, परहैप्स पॉन्डरिंग टूट्स untimely death in his late teen, or wondering with a shiver if Pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturb him was really true. कुछ विजिटर शांति से खड़े थे और कुछ ये आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि जो किंग टूट की मम्मी के ऊपर ऐसा माना जाता है कि लिखा हुआ था कि जो इनकी मम्मी को डिस्टर्ब करेगा, इनकी बॉडी को डिस्टर्ब करेगा, उनको कर्स लगेगा. तो कुछ विजिटर्स आपस में बात कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो हम लोग इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो कि हमें कोई कर्स लगेगा, कोई अभिशाप लगेगा. तो ऐसा ही सब वो बातें कर रहे थे. द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन the 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. तो जिन्होंने 1920 जाही हवस एक नाम बताया जा रहा है जो सेक्रेटरी जनरल इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल के हैं, उन्होंने पहली बार 1920 में उनकी बॉडी को छेड़ा था, हाथ लगाया था कुछ देखने के लिए, सर्च करने के लिए. तो उसकी वजह से उनकी जो मम्मी है वो वेरी बैड कंडीशन में हो गई थी, मतलब उनकी बॉडी की थोड़ा सा ख़राब हो गई थी. कार्टर हावर्ड कार्टर, दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टूथस्टोन आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग. आगे कहते हैं कार्टर हावर्ड कार्टर ही थे जिन्होंने 1922 में टूट के मकबरे को सर्च किया था. और ये सर्च क्या था? फ्यूटाइल, यानी कि वो वेस्टिंग रहा था. क्यों रहा था? क्योंकि उन्होंने उनकी बॉडी से छेड़छाड़ करी थी, तो इसकी वजह से उनकी मम्मी खराब हो गई थी. इट्स कंटेंट्स दो हार्डली रैंक्ड इन एंटिक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट. कंटेंट्स की मीनिंग है थिंग्स. जो भी टूट की बॉडी के साथ जो भी प्रीशियस सामान रखा हुआ था, बहुमूल्य चीज़ें रखी हुई थी, वो जाही हवस कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से कंप्लीट था, सामान कुछ भी चोरी नहीं हुआ था. दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फारोज लीजेंड. और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि इनकी बॉडी के साथ जो भी चीज़ें रखी हुई थी वो फारोज लीजेंड, यानी कि फारो की जो स्टोरी चल रही है उसका बहुत ही प्रमुख पार्ट है. और ये बहुत ही रॉयल कलेक्शन है, इसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, एंटीक चीज़ें हैं. स्टनिंग artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection, caused a sensation at the time of discovery and still get the most attention. वो कह रहे हैं ये सब जो भी चीज़ें थी वो जब इनकी डिस्कवरी करी गई थी 1922 में, तो जो भी डिस्कवरी की गई थी तो वो जो चीज़ें बहुमूल्य की चर्चा चल रही थी वो स्टिल आज भी उतनी ही अट्रैक्टिव हैं, इतनी ही अट्रैक्टिव हैं और लोग उनको ध्यान से देख रहे हैं. But Tut was also buried with the everyday things he didn't want in the afterlife: board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine. वो कह रहे हैं उनके सामान के साथ गोल्ड तो रखा ही गया था और उसके साथ साथ टूट की बॉडी के जब बरी किया गया था, उनको दफनाया गया था, तो उनके आफ्टर लाइफ का सामान भी रखा गया था. उनके विश्वास था ना इजिप्शियन लोगों का कि मृत्यु के बाद भी जो उनकी आत्मा रहेगी वो किसी और सोल में चली जाएगी, लेकिन जो उनका जो शरीर रहेगा उनके यूज़ की चीज़ें उन्होंने उनके बॉडी के साथ रखी थी. जैसे कि बोर्ड गेम्स, जिसे हम चेस कह सकते हैं, आप ब्रॉन्ज रेजर रखा था, लीलन के कुछ गारमेंट्स रखे थे और फूड को खाना खाने के लिए कुछ केसेस बर्तन वगैरह रखे थे, एंड वाइन भी साथ में उन्होंने रखी थी. नेक्स्ट पैराग्राफ. आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फारोज फ्यूनरी ट्रेजर्स कॉज्ड अ सेंसेशन at the time of discovery and still get the most attention. Funerary treasures की मीनिंग है the valuable things with which the king buried. जब किंग को दफनाया गया था तो उसके साथ बहुत सारा सामान रखा गया था, तो इसके बहुत महीने तक इन्होंने रिकॉर्ड किया, इस सामान को बहुत ध्यान से देखा और इस पे रिसर्च किया, रिकॉर्ड भी किया. इसके साथ ही उनका ध्यान किस पे गया? कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेशन हिज 3 nested coffin. 3 nested coffin का मतलब जो टूट की बॉडी थी उनको एक कॉफिन में रखा गया था जो 3 लेयर्स पे थे. सबसे छोटे में उनकी बॉडी को लिटाया गया और उसके ऊपर फिर एक कॉफिन रखा गया, उसके बाद फिर एक बड़ा कॉफिन जिसके ऊपर उन्होंने उसका फेस भी बनाया हुआ था. तो ये तीनों कॉफिन जो थे वो सब गोल्ड के थे. तो इस कॉफिन पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और बड़े ध्यान से उसका रिकॉर्ड किया. ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड ए श्रॉड
adorned with the garlands of the willow and olive leaves, wild celery, lotus petal, cornflowers, and the faded evidence of a burial in March or April. अब वो कह रही है कि उन्होंने जब पहला कफिन खोला तो उसमें पहले कफिन में उनको क्या मिला, एक श्रॉड यानी कि जो डेड बॉडी के ऊपर डाला गया कपड़ा होता है, कफन होता है, कफन कहते हैं जिसे, तो उसके ऊपर उनको एक गार्लैंड मिली, विलो गार्लैंड मिले। क्या मिला? विलो मीन्स जो डेड बॉडी के ऊपर चढ़ाते हैं ना, फूल की माला गोल सी बनी होती है, आराम से डेड बॉडी के जहाँ पर श्रद्धांजलि भी कहते हैं, जिसे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिस माला से गोल सी बनी होती है, तो वो एक माला उनको मिली जो कि जिस ऑलिव लीव से बनी हुई थी, वाइल्ड सिलेरी कुछ फूल पत्ती लगी हुई थी, लोटस पीटल भी लगे हुए थे, कॉर्नफ्लावर्स लगे हुए थे, एंड द फेडेड, और इससे ये धुंधलापन ये सामने आता है, फेडेड मतलब धुंधलापन, इससे ये पता चलता है कि ये मार्च और अप्रैल में बरी किया गया हुआ है। क्यों? क्योंकि मार्च और अप्रैल में ये सारा सामान, ये सारे फ्लावर्स और लीव्स देखने को मिलते हैं। When he finally reached the mummy, अब जब वो फाइनली मम्मी तक पहुंचे, दो ही ran into the trouble, अब वो बहुत परेशानी में आ गए। The ritual resins had hardened, amounting to the bottom of his solid gold coffin. No amount of legitimate force could move them. अब वो ये कह रहे हैं कि जो रिचुअल यानी कि जब उनको दफनाया गया था, तो रेजेंस जब उनकी मम्मीफिकेशन किया गया था, तो रेजेंस एक चिपचिपा पदार्थ होता है, तो जिससे कि शव खराब ना हो, तो मम्मीफिकेशन के समय उन्होंने जो ये सब्सटेंस लगाया था, तो वो बहुत ही हार्ड हो गया था, और बहुत ही जोर लगाने के बावजूद भी वह हिलाया नहीं जा रहा था, मतलब उनकी बॉडी बाहर नहीं निकल रही थी, और वो गोल्ड कफिन से पूरी तरह चिपक गई थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव दैम, और जितना भी जोर वो लगा रहे थे, उनसे उनकी बॉडी नहीं मूव कर रही थी। कार्टर रोड लेटर व्हाट वाज टू बी डन, अब उन्होंने जो भी वो रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, अब रिपोर्ट में उन्होंने लिखा अब हम इस पर क्या करें। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेंज। अब कार्टर ने यह कोशिश की, क्योंकि मिस्र में बहुत ही गर्मी होती है, तो उन्होंने सोचा ये जो सन है वो इसको हामर की तरह काम करेगा और इसको इसकी रेंज को लूज कर देगा। ये जो चिपचिपा पदार्थ जिससे बॉडी चिपक गई थी कफिन के साथ, तो वो कह रहे हैं सन में रखने से, सन की रोशनी में रखने से, रेज से इसकी बॉडी जो है थोड़ी सी लूज पड़ जाएगी। For several hours, he sat mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब उन्होंने कुछ घंटों के लिए टुटकी मम्मी को सन की रेज में, जो रेज गिरती थी 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रख दिया। नथिंग बज्ड, लेकिन फिर भी उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द consolidated material had to be chiseled away from the beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains। साइंटिफिक डिटैचमेंट की मीनिंग होती है वैज्ञानिक रूप से अफसोस के साथ। लिम्स का मतलब होता है लेग और आर्म ऑफ ए पर्सन, और ट्रंक चेस्ट यानी कि गर्दन से पैर तक का जो हिस्सा होता है। कार्टर बड़े अफसोस के साथ कहते हैं कि उनके लिम्स और ट्रंक को अलग कर दिया गया। कैसे अलग किया? क्योंकि वो चिपचिपा पदार्थ से उससे सन की इतनी गर्मी में रख के भी वो जब नहीं थोड़ा सा भी सॉफ्ट हुआ, तो उन्होंने चीजल्ड किसे कहते हैं? छेनी को, जिसको लकड़ी को कुरेद के निकाला जाता है, तो उसकी सहायता से उन्होंने उसके लिम्स और ट्रंक को अलग किया। इन हिज डिफेंस, अब अपने बचाव में, डिफेंस मतलब बचाव में, अपने बचाव में कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। अब कार्टर के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। वो क्या कहते हैं? इफ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, थीव्स मोस्ट सर्टेनली would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold। अब वो अपने बचाव में ये कह रहे हैं कि जो भी डिपार्टमेंट को उन्होंने रिपोर्ट दी, उसमें बचाव में ये कह रहे हैं कि अगर मैं छेनी से इसको नहीं काटता, क्योंकि उन्होंने पूछा होगा ना कि आपने उसकी मम्मी को ख़राब क्यों किया, छेनी से क्यों काटा, तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं छेनी से उसके पार्ट्स को अलग नहीं करता, तो कोई भी चोर आता तो उनके वो पार्ट्स को, बॉडी पार्ट को अलग करता और उनके गोल्ड को चुरा के ले जाता, कफिन को भी चुरा के ले जाता, और उसकी बॉडी की कोई केयर नहीं करता, किंग की बॉडी की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, इसलिए मैंने ऐसा किया। इन टूट्स टाइम द रॉयल्स वर fabulously wealthy and they thought
और हॉप्ड दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम। फेबुलसली की मीनिंग होती है एक्सट्रीमली यानी कि अत्यधिक। तो टूट के समय के लोग, सभी लोग कैसे थे, वेल्दी थे, बहुत ही रिचेस थे, अमीर थे। तो वो ऐसे हॉप्ड मतलब ऐसी आशा करते थे, सोचते थे कि वो अपने मरने के बाद भी ये सारा सामान अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, किंग टूट was lavished with glittering goods, precious collar, inlaid necklace and bracelets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, stretches for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and marks, all of pure gold. तो वो कह रहे हैं कि टूट की बॉडी के साथ भी ऐसा ही हुआ, सारा सामान उन्होंने रखा। तो क्या लेविस्ड की मीनिंग होती है गिवन, यानी कि उनकी बॉडी के साथ दे दिया गया। कॉलर से पार्ट ऑफ द नेक, शर्ट और कोट के जो पार्ट को कवर करने का होता है, वो सब सामान जो गोल्ड का बना हुआ था वो उन्होंने उसके साथ रखा। इनलेड अ डेकोरेटिव पैटर्न ऑन ए सरफेस पे बहुत ही सजावटी एक पैटर्न सा बना के गोल्ड का उन्होंने रखा। एम्यूलेट का मतलब होता है ताबीज भी उनको दिया, वो भी गोल्ड का था। स्ट्रेथेस यानी कि खोल, फिंगर्स और टोज को ढकने के लिए, उनको यानी कि सुरक्षित रखने के लिए जो उन्होंने कवर दिया वो भी गोल्ड का था। सेरिमोनियल एप्रन, आप ये कवच पहनते हैं ना जो योद्धा लोग, जो कि इस पिक्चर में भी शो हो रहा है, तो वो कवच भी उन्होंने, एप्रन भी उसको दिया, तो वो भी गोल्ड का था। और ये आइकॉनिक इनर कॉफिन में के साथ एक मास्क दिया गया जो योद्धा लोग पहनते हैं, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, वो भी सब गोल्ड का था। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, ये सभी सामान प्योर गोल्ड का था जो उन्होंने उसके साथ बरीड किया था जब उसकी बॉडी को, टूट की बॉडी को दफनाया गया था। To separate Tooth from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and served nearly every major point. तो जब उन्होंने कार्टर की मैन ने उनकी बॉडी को काट के जब अलग किया था, सारे मेजर जॉइंट को अलग किया, हेड्स को अलग कर दिया, सारे मेजर जॉइंट अलग अलग कर दिए। वंस दे हैड फिनिश्ड दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स। फिर उन्होंने वुडन के बॉक्स में सैंड बिछाकर उनकी बॉडी को लिटा दिया। द बेड वेयर टूट नाउ रेस्ट, और जो बेड पे अभी भी टूट की बॉडी वहीं रेस्ट कर रही है, यानी कि सिटी स्कैन करने के बाद उन्होंने जहाँ पे उसको लिटाया था वहीं पे आज भी टूट की बॉडी। नेक्स्ट पैराग्राफ, आर्कोलॉजी हैज चेंज्ड substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. आर्कोलॉजी की मीनिंग होती है स्टडी ऑफ पास्ट, पुरातत्व। सबस्टेंटली की मीनिंग होती है वर्चुअली, काफ़ी अधिक मात्रा में। तो ये बताया जा रहा है कि जो पहले की टेक्नोलॉजी थी, पहले जो आर्कोलॉजी थे, वो किस पे ध्यान देते थे, ट्रेजर्स, यानी कि कितना गोल्ड है बॉडी के साथ, क्या क्या रखा हुआ है, इन चीज़ों पे अधिक ध्यान देते थे। लेकिन आज किस पे फोकस किया जा रहा है, कह रहे हैं आज ये मिस्ट्री ऑफ डेथ कैसे हुई, इसके रहस्य को जानने पे अधिक फोकस किया जाता है। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और आज की मेडिकल टेक्नोलॉजी में सोफिस्टिकेटेड मतलब एडवांस टूल, और भी ज़्यादा एडवांस टूल्स का यूज़ किया जाता है। इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर डिस्कवरी, कार्टर ने डिस्कवरी जब की थी 1922 में, उसके बाद 1968 में एन anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact। तो उसके बाद 1968 में इस यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है कि किसने किया था, लेकिन एक एनाटॉमी प्रोफेसर थे जिन्होंने एक्सरे के थ्रू उसमें से कुछ और फैक्ट्स बताए थे। बीनीथ द रीजन दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, कि जब उनकी मम्मी के साथ छेड़ा गया था, उनकी बॉडी को निकाला गया था, तो उनके रेंज किसे कहते हैं, वो जो स्टिकी सब्सटेंस होता है मम्मीफाई करने में लगाया जाता है। तो कह रहे हैं कि उनकी बॉडी को जब उन्होंने कार्टर ने छेड़ा था तो उसमें से उनका रिब केज गायब हो गया है, कह रहे हैं क्योंकि उससे उन्होंने चीज़ल से निकाला था ना उनकी बॉडी को, तो उसकी वजह से कह रहे हैं उनका फ्रंट रिब्स मतलब पसली, जो फ्रंट की पसली होती है वो गायब है। Today, diagnostic imaging can be done with computed
tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body। तो कह रहे हैं आज के समय में डायग्नोस्टिक इमेजिंग की मीनिंग होती है शारीरिक बीमारी का पता लगाना, शारीरिक बीमारी को डायग्नोस करना। तो कह रहे हैं आज जो भी डायग्नोस किया जाता है वो सीटी के थ्रू किया जाता है। सीटी किसे कहते हैं? कम्यूटेटेड टोमोग्राफी एक मशीन होती है जिसके थ्रू 100 एक्सरे एक साथ निकाले जाते हैं और उसको क्रॉस सेक्शन में देखा जा सकता है। क्रॉस सेक्शन किसे कहते हैं? बॉडी के एक एक पार्ट के छोटे छोटे टुकड़े को भी हम हर एंगल से देख सकते हैं। तो इस टाइप से एक्सरे निकाले जाते हैं। एक्सरे से ज़्यादा सीटी स्कैन में और ही अच्छी क्लियर हमारी बॉडी की जो अंदर के पार्ट्स की फोटो आ जाती है। तो उसमें कह रहे हैं 100 से ज़्यादा भी जिसमें निकाले जा सकते हैं, 100 बहुत ही ज़्यादा हम एक्सरे एक साथ निकाल सकते हैं। तो आज जो भी डायग्नोज होता है वो सीटी के थ्रू होता है और उनको एक साथ रख दिया जाता है। कैसे रखा जाता है? ब्रेड के स्लाइसेस की तरह एक साथ रख के अब उसको 3D वर्चुअल बॉडी को किसी भी एंगल से उसको देख सकते हैं। What more would a CT scan reveal of tooth than the X? टूथ की बॉडी का एक्सरे तो पहले ही हो चुका है और आज उनका सीटी स्कैन किया जा रहा है। सीटी स्कैन के थ्रू रिवील होगा तो क्या रिवील होगा कि उनकी बॉडी में एक्सरे के अलावा जो एक्सरे से नई जानकारी पता प्राप्त हो पाई है, अब वो सीटी स्कैन आज का 5 जनवरी 2005 में आज वो सीटी स्कैन के थ्रू सब पता चल जाएगा। And could it answer 2 of the biggest question still lingering about him? और अब पता है वो जो लिंगरिंग कर रहे हैं, लिंगरिंग मतलब मंडरा रहे हैं 2 क्वेश्चन इस बड़े सीटी स्कैन के थ्रू इन क्वेश्चंस के आंसर मिल पाएंगे। कौन से क्वेश्चन है वो? हाउ डिड ही डाई? उनकी मृत्यु कैसे हुई? एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ? और मृत्यु के समय उनकी उम्र क्या थी? किंग टूट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। डिमाइस की मीनिंग है मृत्यु। तो जो किंग टूट की मृत्यु है ये बहुत बड़ी घटना है, रॉयल फैमिलीज की बहुत बड़ी घटना है। क्यों है? ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, क्योंकि वो अपनी फैमिली की लाइन में सबसे लास्ट थे, क्योंकि उनके कोई भाई या बेटा अब नहीं था जो उनकी राजगद्दी को संभाल पाए। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ ए डायनेस्टी, और उनकी डायनेस्टी का भी अंत हो गया। फ्यूनरल यानी कि उनके अंतिम संस्कार के साथ सबका अंत हो गया, उनके डायनेस्टी का भी अंत। डायनेस्टी यानी उनका वंश ही खत्म हो गया। बट द पर्टिकुलर ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर माथ आर अनक्लियर। पर्टिकुलर्स की मीनिंग है डिटेल यानी कि विस्तृत जानकारी, आफ्टर माथ आफ्टर इफेक्ट। तो उनकी मृत्यु के बाद की जानकारी अभी तक भी क्या है? अनक्लियर है। एमेनहॉटेप III, टूट्स फादर और ग्रैंडफादर, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18 dynasties golden age। 18 डायनेस्टीज की गोल्डन एज में कह रहे हैं टूट के वो फादर थे या ग्रैंडफादर थे, इसका पता नहीं है। एमेनहॉटेप III ने 40 ईयर्स तक उस कंट्री पर राज किया, फारो बने। फारो मतलब जो इजिप्ट के राजा बने, तो 40 ईयर्स तक उन्होंने वहाँ पे राज किया। हिज सन एमेनहॉटेप IV, अब ये जो थर्ड थे इन्हीं के सन जो बेटे थे वो एमेनहॉटेप IV सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंगेस्ट पीरियड इन हिज हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। ये जो एमेनहॉटेप III थे उनके जो बेटे थे 4 जिन्होंने उनकी सत्ता संभाली, उन्होंने हिस्ट्री में, वहाँ की हिस्ट्री में बहुत ही चेंज कर दिया, बहुत ही बदलाव ले आए। अब वो क्या बदलाव लाए देखते हैं। नाउ वी कम ऑन पेज नंबर 26। The new pharaoh promoted the worship of the Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten और servant of the Aten। एमेनहॉटेप IV ने सबसे पहले तो सन की पूजा करनी शुरू कर दी और क्या बदलाव लाए? वो उन्होंने अपना नाम एमेनहॉटेप से अखेनएटन कर दिया। सर्वेंट ऑफ एटन यानी कि एटन के जो शिष्य होते हैं उन्होंने अपने आप को एटन का शिष्य मान लिया। एंड moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhetaten known as now अमरना। पहले तो उन्होंने अपना ही नाम चेंज किया और फिर उन्होंने वो रिलीजियस जो वहाँ की सिटी थी उसका भी नाम चेंज करके उन्होंने उसका अमरना कर दिया। He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples। अपना नाम चेंज किया
सिटी का नाम चेंज किया। उसके बाद उन्होंने वहाँ के जो भगवान थे उनकी भी मूर्तियाँ तोड़वा दी, टेम्पल्स को तोड़वा दिया, इमेजेस को तोड़वा दिया, और ये उन्होंने एक शॉकिंग काम किया वहाँ के जनता के लिए। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, ये बहुत ही डरावना समय था उस समय वहाँ का। सैड रे जॉनसन ने कहा, डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लक्सर, जो शिकागो यूनिवर्सिटी के थे, क्या थे, डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा ये उन्होंने बहुत ही शॉकिंग काम किया है। द साइट ऑफ एंशियंट थीव्स के लिए, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड, अब जो इतने सालों से, सेंचुरी से, बहुत ही सालों से जो कंट्री वहाँ शासन कर रही थी, अब उसका अंत आ गया था। एंड देन अखेटन वेंट अ लिटिल वेकी, और अब ऐसा लग रहा था कि जैसे वो थोड़ा सा पगला गए हैं। After Akhenaten death, a mysterious ruler named Ismankhere appeared briefly and exited with hardly a trace. अब कहा जा रहा है कि अखेनेटन की डेथ की मृत्यु के बाद एक और रूलर आए जिनका नाम इस्मैनखेरे था, जो उनकी फैमिली का नहीं था। तो वो उन्होंने कुछ ही पीरियड के लिए, ब्रीफली, वहाँ थोड़े से समय के लिए राज किया, और फिर वहाँ से वो ट्रेस हो गए, यानी कि अपनी छाप छोड़ के गायब हो गए। एंड देन ए वेरी यंग टूटनखेटन टुक द थ्रोन, किंग टूट एज ही इज वाइडली नोन एज टूडे। एमेनहॉटप 4 के बाद एक फिर किंग आए थे जिन्होंने थोड़ी सी दिन राज किया और फिर वो चले गए। उसके बाद एक यंग किंग आए, क्योंकि उनकी मृत्यु जल्दी हो गई थी, छोटी सी उम्र में वो 11 ईयर्स में वो राजा बन गए थे। तो वो आए जिनको आज टूट के नाम से जाना जाता है, जो टाइटल भी जिनके नाम से है, किंग टूट। The boy king soon changed his name to Tutankhamun, living image of Amun, and oversaw a restoration of the old ways. अब वो क्या था, उन्होंने उनके 4 के अनुसार उन्होंने पीछे, उनके नाम के पीछे क्या लगा हुआ था, R10 लगा हुआ था। अब उन्होंने जो बॉय किंग आए, टूट आए, इन्होंने अपने नाम के फिर अपना नाम जो उनके दादा परदादा के नाम से चल रहा था, टूटनखामुन रख दिया। आमुन लास्ट में आमुन है, जो भगवान की सन और एयर की पूजा की जाती है, उसके लिए आमुन कहा जाता है। तो उन्होंने फिर से अपने नाम के पीछे आमुन कर लिया। लिविंग इमेज ऑफ आमुन एंड ओवरसॉ रोटेशन ऑफ द ओल्ड एज, और फिर से अपने पुराने दिनों को उन्होंने उजागर किया। He resigned for about 9 years and then died unexpectedly. अब जिसको हम सोच भी नहीं सकते, इस तरह से उनकी मृत्यु केवल 9 years राज करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। Regardless of his fame and speculation about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. अब कह रहे हैं कि किंग की स्पेकुलेशन, यानी कि उनकी उपलब्धियों को भी और उनके फेट को भी अगर भुला दिया जाए, तो टूट की मम्मी इजिप्ट की बहुत सारी मम्मी में से एक है। हाउ मैनी, ये कितनी है, नो वन नोज, किसी को भी पता नहीं है। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन इन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग। तो कह रहे हैं कि वहाँ इजिप्ट में एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसके थ्रू एक इन्वेंट्री बनाई गई, लिस्ट बनाई, इन्वेंट्री मीन्स लिस्ट बनाई गई 2003 में, जिसमें रिकॉर्ड की गई 600 ममीज रिकॉर्ड की गई, और स्टिल काउंटिंग, और अभी भी उसकी काउंटिंग चल रही है। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममीज विद ए पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड साइमन्स इट्स मैन्युफैक्चरर। और जो साइमन है जिन्होंने सिटी स्कैन मशीन को बनाया था, तो उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट चला रहे थे, ममीफिकेशन का जो प्रोजेक्ट चला रहे थे, उन्हीं को ये सिटी मशीन उन्होंने डिनोट कर दी, दे दी। किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन। किंग टूट की वो पहली मम्मी थी जिसको स्कैनर, सिटी स्कैनर मशीन में डाला गया था। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रिगेली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। तो किंग टूट जब जीवित थे तब भी वो अपनी कंट्री में सबसे आगे थे, अहेड यानी कि आगे थे, और मृत्यु के बाद भी वो आगे थे, क्योंकि तब भी वो इतने छोटे राजा थे कि जितना कोई नहीं था, और अब भी सबसे पहले उनको सिटी मशीन में डाला जा रहा है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो मृत्यु के बाद भी वो आगे ही है। आ सिटी मशीन स्कैन द ममी हैड टू टो। सिटी मशीन में क्या होता है, सिटी स्कैन मशीन में सिर से लेकर पैर तक की सारे स्कैनर आ जाते हैं, सारी अंदर शरीर की पिक्चर्स आ जाती हैं,
क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। और क्रॉस सेक्शन किसे कहते हैं? एक एक पार्ट का अंदर का पार्ट से रिलेटेड सारी पिक्चर्स कितनी आ गई थी उसमें 1700 डिजिटल एक्सरेज एक साथ आ जाते हैं। टूट्स हैड स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स टेक्स एन एरे डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज। टूट के हेड की कितनी इमेजेस ली गई थी? 1700 डिजिटल जो इमेजेस ली गई थी वो 0.62 मिलीमीटर स्लाइस के पे मतलब 0.62 ली, उसके बाद फिर 0.62 इतने करके उन्होंने इतनी उसकी हेड की इमेजेस ली, और जिसके बाद एक एरी डिटेल मतलब चौंका देने वाला रिजल्ट सामने आया जिससे उनका थोड़ा सा फेस दिखाई देने लगा। With Tooth's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics, and the anatomy began to probe the secret that the winged goddesses of gilded burial shrine protected for so long. किंग टूट की पूरी बॉडी का अध्ययन करने के लिए टीम आई। कौन कौन सी टीमें आई? रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ द रेडिएशन इन मशीन, जो एक्सरे में एक्सपर्ट टीम होती है। और फॉरेंसिक किसे कहते हैं? क्राइम ब्रांच की टीम, ये कैसे अपराध हुआ, कैसे मारा गया, जो इसका अध्ययन करते हैं। एक एनाटॉमी टीम आई जो उनके शारीरिक ज्ञान का अध्ययन करती है। तो ये सारी टीमें पता करने के लिए आई कि उनकी मृत्यु कैसे हुई और किस प्रकार हुई। ये 3 टीमें आई। और जो प्रॉब करने के लिए आई, प्रॉब मतलब इन्वेस्टिगेशन पता लगाने के लिए आई, सीक्रेट पता लगाने के लिए आई, जो गॉडेस ऑफ गिल्डेड, जो वहाँ की गॉडेस है, देवी है, जिन्होंने प्रोटेक्टेड सो लॉन्ग, बहुत सालों से उनकी टूट की बॉडी को प्रोटेक्ट मतलब संभाल के रखा हुआ है, उनके सीक्रेट को संभाल के रखा हुआ है, उन सब का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये तीनों टीमें आई। The night of the scan, workman carried Tooth from the tomb in his box. स्कैन वाली रात को कुछ वर्कमैन किंग टूट की टूम मतलब मकबरे में से उनके बॉक्स सहित उनको कैरी करके ले जा रहे थे। लाइक पॉल बियरर। पॉल बियरर किसे कहते हैं? पर्सन हु कैरी द कॉफिन, शव को उठाने वाले जो लोग होते हैं उसे पॉल बियरर कहते हैं। दे क्लाइम्ड ए रैम, वो एक रैम यानी कि ढलान जैसे बनी होती है उस पे चढ़े। एंड फाइट ए स्टेयर्स इनटू द स्विरलिंग सैंड आउटसाइड, और बाहर क्या स्विरलिंग होने लगे। स्विरलिंग की मीनिंग होती है मूविंग इन ए विरलिंग मोशन, यानी कि भंवर आ जाना, ट्विस्ट हो जाना। तो वहाँ पे रेत तो थी वहाँ पे, तो वो स्विरलिंग करने लगी, जो रेत थी भंवर सा चलने लग गया। देन रोज एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड अ स्कैनर, तो जो स्कैन करने की मशीन थी वो एक हाइड्रोलिक मशीन पे पड़ी हुई थी जिसके ऊपर उन्होंने वो रखा, और वो मशीन ने उसको उठाकर ऊपर ले गए और वहाँ पे उन्होंने सिटी स्कैन किया। 20 minutes later, 2 men emerged, inspected for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fan. अब वो क्या हुआ, वहाँ पे 20 मिनट के बाद जब वो वहाँ के फ़ैन, उसके सिटी स्कैन के जो फ़ैन थे वो थोड़े से ख़राब हो गए, तो वो प्लास्टिक फ़ैन जो उन्होंने स्पेयर्स में रखे हुए थे उसको लेके आए। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन, तो कूलर फैन के अंदर थोड़ी सी मिट्टी चली गई थी। कर्स ऑफ द फारो जॉग्ड ए गार्ड नर्वसली, तो वहाँ पे एक जोग भी मारा एक गार्ड ने। क्या जोग मारा कि ये फारो का कर्स तो नहीं लग गया है, कर्स मतलब अभिशाप तो नहीं लग गया है, क्योंकि किंग टूट की बॉडी के ऊपर कॉफिन पे लिखा हुआ था कि अगर कोई इनकी बॉडी को डिस्टर्ब करेगा तो उनको कोई कर्स लग जाएगा या फिर उनकी डेथ हो जाएगी। तो उस गार्ड ने नर्वसली यानी कि डरते हुए एक जोक मारा और कहा कि कहीं हमें कर्स तो नहीं लग गया है, जो इतने $1 million की स्कैनर मशीन भी हमारी ख़राब हो गई। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैन वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, और अंत में इवेंचुअली का मीनिंग होती है अंत में जो उन्हें स्पेयर पड़े हुए फ़ैन लेके आए, उस ऑफिस से उठाकर लाए, उसने काम करना शुरू कर दिया और जिससे कि उनकी सारी प्रोसेस हो गई। After checking that no data had been lost, the technician turned Tooth over the workman who carried him back to his tomb. और सारी प्रोसेस करने के बाद जो वर्कमैन थे जो उसकी टूम मकबरे में से किंग टूथ की बॉडी को लेके आए, तो सारी प्रोसेस करने के बाद फिर किंग टूथ की बॉडी को वो वहीं पे छोड़ आए। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, वो अपनी कफिन से निकालने के बाद 3 घंटे से भी कम का समय लगा। The pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago, जैसे कि बहुत सालों पहले प्रीस्ट ने उनको उनके अंतिम संस्कार के बाद
कफिन में लिटाया था, तो वैसे ही उन्होंने सब रिकॉर्ड करने के बाद, सारी सिटी स्कैन करने के बाद, सारी लिस्ट बनाने के बाद उन्होंने वैसे ही उनको उनके मकबरे में लिटा दिया। बैक इन द ट्रेलर आ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टूट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। एस्टोनिशिंग की मीनिंग होती है अमेजिंग। तो टेक्नीशियन ने जो कंप्यूटर पे वहाँ पे वर्क कर रहा था, किंग टूट की जो बहुत सारी इमेजेस ली गई थी कि उनका नेक ऐसा है, उनका हेड ऐसा है, तो उन्होंने बहुत से लोगों को बहुत सी उनकी इमेजेस को वहाँ दिखाया। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम आ स्कैटरिंग ऑफ pixels and the technician spun and tilted it in every direction। तो उसकी मीनिंग होती है छोटी छोटी बहुत सारी इमेजेस। तो बहुत सारी इमेजेस, छोटी छोटी इमेजेस को जोड़कर तो टेक्नीशियन कह रहे हैं कि हमने एक इमेज निकाली जो वो किंग टूट की बॉडी की जैसे ही थी, ग्रे कलर की एक इमेज निकाली और उसको हर डायरेक्शन से, एवरी डायरेक्शन, उसको हर एंगल से, हर डायरेक्शन से उसको देखा, ऑब्जर्व किया। नेक वर्टिब्रे appeared as clearly as in an anatomic class। वर्टिब्रे की मीनिंग जैसे हमारी बैकबोन होती है वो छोटे छोटे बोन्स को मिला के बनी होती है, तो ऐसे ही नेक वर्टिब्रे कह रही है, उनकी नेक वर्टिब्रे भी को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि हम एनाटॉमिक क्लास, किसी एक वैज्ञानिक क्लास में हम खड़े हैं। अदर इमेजेस रिवील्ड ए हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ ए रिब केज एंड ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल। दूसरी इमेजेस भी जैसे हैंड्स की, रिब केज की और उनके स्कल्स की और भी इमेजेस को रिवील्ड किया गया। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। Sitting back in his chair, Jahi Hawass smiled, visibly revealed that nothing had gone seriously wrong। अब वो जाही हवास कह रहे थे ना, एक बार उन्होंने कहा था कि हावर्ड कार्टर ने उनकी बॉडी से छेड़खानी करी थी तो उनका रिब केज गायब है, तो अब वो अपनी चेयर पे पीछे टेक लगा के आराम से बैठ जाते हैं और कहते हैं कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है, यानी कि उनके सारे पार्ट्स सुरक्षित हैं और सारा सामान भी वहाँ पे सुरक्षित है। आई डिड नॉट स्लीप एट लास्ट नाइट नॉट फॉर ए सेकेंड ही सेड। और उन्होंने ये कहा कि पिछली रात को मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया, 1 सेकेंड के लिए भी नहीं सोया। आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। मुझे बहुत चिंता थी और लेकिन अब मैं टेंशन फ्री हूँ, अब मैं जाता हूँ और सो जाता हूँ। बाय द टाइम वी लिफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड द विंड हैड स्टॉप। अब वो बता रहे हैं कि जिस समय हम सिटी स्कैन के लिए उनको हाइड्रोलिक मशीन में लेके जा रहे थे तो इतनी तेज़ जो सैंड चल रही थी, हवा चल रही थी, जो सैंड इनकी मशीन में भी चली गई थी जिससे उनके फैंस खराब हो गए थे। अब वो कह रहे हैं वो हवा अब रुक गई है, वो स्टॉप हो गई। The winter air lay cold and still like death itself in this valley of departed। अब वो कह रहे हैं, वहाँ के मौसम के बारे में बता रहे हैं, जब सिटी स्कैन किया गया था तो वहाँ पे बहुत ही ठंड हो गई थी, ठंडा लग रहा था, ठंडा मौसम हो गया था और ऐसी शांति हो गई थी जैसे डेथ के समय सब शांत हो जाता है, वो वैली बिल्कुल शांत हो गई थी, बिल्कुल शांति सा माहौल छा गया था वहाँ। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टूट टॉम स्टूड ओरियन द कॉन्स्टिलेशन that the ancient Egyptian knew as a soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king। अब ये भी बता रहे हैं कि जहाँ टूट का टोम था, मकबरे के जस्ट ऊपर एक ओरियन नाम का कॉन्स्टिलेशन था। कॉन्स्टिलेशन किसे कहते हैं? जो तारों का समूह होता है, स्टार्स के समूह बनके कोई फिगर बनाते हैं, स्टार मिलके कोई फिगर बनाते हैं, उसे कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तो वो उसके ऊपर एक ओरियन नाम का एक कॉन्स्टिलेशन भी था। किसके ऊपर? किंग टूट के मकबरे के ऊपर, जहाँ एंशियंट इजिप्शियन नोन एज द सोल, और जहाँ पे उनकी देवी भी रहती थी, ओसिरिस जो गॉडेस आफ्टर लाइफ जो गॉडेस होती हैं, देवी होती है, वो वहीं पे रहती थी, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, और जो राजा की बॉडी को, उनके सारे राज को छुपा के जिन्होंने रखा हुआ था, उनकी बॉडी को जिन देवी ने सेफ रखा हुआ था। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये 5 क्वेश्चंस हैं, इनके आपको रीज़न देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में किस चीज़ का रीज़न देना है? किंग टूट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी। स्क्रूटनी की मीनिंग बच्चों होती है परीक्षण। तो किंग टूट की बॉडी का बार बार रिपीटेड मतलब बार बार परीक्षण क्यों किया गया, इसके आपको रीज़न बताने हैं। इस चैप्टर का हम एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हैं, वर्ड मीनिंग भी देख चुके हैं। अगर आपने पहले इसका
एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जिस पे जाकर आप इसका एक्सप्लेनेशन और वर्ड मीनिंग पढ़ सकते हैं। तो उनकी बॉडी का परीक्षण बार बार क्यों किया जा रहा था, बार बार सीटी स्कैन, कभी एक्सरे क्यों किया जा रहा था? किंग टूटनखामन, जिसे हम शॉर्ट में टूट भी कहते हैं, वॉज द लास्ट हायर ऑफ पावरफुल फैमिली। इतनी बड़ी विशाल फैमिली का जो किंग टूट थे वो लास्ट हायर थे। हायर का मतलब उत्तराधिकारी, अपने परिवार के लास्ट उत्तराधिकारी थे। दे हैड रूल्ड इजिप्ट फॉर सेंचुरी, और बहुत सालों से इजिप्ट पे राज कर रहे थे। दे किसके लिए आया है? दे आया है किंग टूटनखामन की फैमिली के लिए, यानी कि उनके जो दादा परिवार थे बहुत ही सेंचुरी से इजिप्ट पे शासन कर रहे थे। मैनी मिस्ट्रीज वर एसोसिएटेड विद किंग टूट्स लाइफ एंड डेथ, और बहुत से रहस्य थे जो किंग टूट की जीवन और मृत्यु से संबंधित थे। Hence King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny, इसीलिए उनकी बॉडी का बार बार परीक्षण किया जा रहा था। ये पता लगाया जा रहा था कि इतनी कम उम्र में वो राजा बने और फिर इतनी जल्दी उनकी मृत्यु हो गई, उन्हें किसी ने मारा या फिर आकस्मिक मृत्यु हुई है, तो इसी का पता लगाने के लिए उनका बार बार टेस्ट यानी कि परीक्षण किया जा रहा। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें भी हमें रीज़न देने हैं। हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिसेंटेड। हावर्ड कार्टर थे जिन्होंने किंग टूट की बॉडी का पहले परीक्षण किया था, बाद में जाही हवस ने किया था। तो पहले हावर्ड कार्टर ने किया था, उनकी जांच, इन्वेस्टिगेशन मतलब उनकी जांच की थी। तो उससे लोगों ने नाराज़गी क्यों दिखाई? रिसेंटेटेड का मतलब है उनके लोग अगेंस्ट क्यों थे उनकी जांच से, तो इसके आपको रीज़न देने हैं। Howard Carter investigation was resented because he had to cut off Tut's body from the tomb with chisel. Tomb किसे कहते हैं? मकबरा। चिजल किसे कहते हैं? छेनी से। तो हावर्ड कार्टर तो थे जब उनको किंग टूट को दफनाया गया था, उनका ममीफिकेशन किया गया था, मतलब उनकी बॉडी का ममी बना के, यानी कि उनके शव को बहुत ही मसाले और बैंडेज वगैरह लगा के प्रिजर्व किया गया था, क्योंकि अगर हम शव को वैसे एक दिन के लिए भी छोड़ देते हैं तो उसमें से स्मेल आने लगती है। यहाँ तो किंग की बॉडी को पड़े हुए कई साल हो गए थे और उसके बाद उनका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। तो उसमें ममीफिकेशन के समय जो उन्होंने एक चिपचिपा सा पदार्थ लगाते हैं वो लगाया था, वो उनके कफिन के साथ, गोल्ड के कफिन के साथ चिपक गया था पूरी तरह से। अब किंग की बॉडी का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जब हावर्ड कार्टर उनकी बॉडी को नहीं निकाल पा रहे थे तो उन्होंने चीजल यानी कि छेनी की सहायता से उसको काटा, उनकी बॉडी के पार्ट्स को काटा। तो और क्या था, ही ऑल्सो फोकस्ड मोर ऑन टूट्स वेल्थ एंड लेस ऑन सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ टूट्स लाइफ एंड डेथ। और उन्होंने क्या किया, जो किंग टूट की बॉडी के साथ वेल्दियस सामान रखा गया था, बहुत सारा सामान रखा गया था जो कि हम एक्सप्लेनेशन में बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो जितना भी सामान उनके डेली यूज़ का था, आफ्टर लाइफ के बाद जो वो लोग विश्वास रखते थे इजिप्शियन लोग कि जीवन के बाद भी, हमारी मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, उसके लिए उन्होंने बहुत सा सामान किंग टूट की बॉडी के साथ रखा था। तो उसका कह रहे हैं कि हावर्ड कार्टर ने क्या किया कि उस सामान को फोकस किया, जबकि किंग टूट की लाइफ और डेथ को फोकस नहीं किया। तो यही रीज़न थे, यही कारण थे जो किंग टूट की बॉडी का इन्वेस्टिगेशन के समय हावर्ड कार्टर के लिए लोगों ने अपना रिसेंटेटेड जताया, मतलब अपनी नाराज़गी जताई थी। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपको रीज़न देने हैं। कार्टर हैड टू चीजल अवे द सॉलिफाइड रेजन टू रेज द किंग्स रिमेन्स। किंग की बॉडी के पार्ट्स को निकालने के लिए कार्टर ने उस सॉलिफाइड रेजिन्स यानी कि जो चिपचिपा पदार्थ था उसको अलग, चिपक गया था उनकी बॉडी से, तो उसको अलग करने के लिए उन्होंने चीजल से क्यों काटा बॉडी को, तो ये रीज़न पूछे हैं। कार्टर हैड टू चीजल अवे द सॉलिफाइड रेजन टू रेज द किंग्स रिमेन। तो कार्टर ने छेनी की सहायता से किंग्स के बॉडी पार्ट्स को बाहर निकाला। क्यों? क्योंकि बिकॉज द सॉलिफाइड रेजन हैड बीन सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कफिन। क्योंकि जो उनकी बॉडी थी वो उनके कफिन से, गोल्ड का कफिन
काफिर मतलब ताबूत। ताबूत के अंदर जब उनकी बॉडी रखी थी वो गोल्ड का बना हुआ था, तो उसके साथ वो जो रेजिन चिपचिपा पदार्थ था जो मम्मीफिकेशन के समय यूज होता है वो अच्छी तरह से चिपक गया था और उनकी बॉडी सीमेंटेड हो गई थी, मतलब बहुत ही सॉलिड हार्ड हो गई थी। एंड कार्टर हैड नो ऑप्शन टू रिमूव दैम, और कार्टर के पास इसके अलावा उसको अलग करने के लिए, बॉडी पार्ट्स को अलग करने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या किया, चीजल की सहायता से उनके बॉडी पार्ट्स को काट दिया। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4। टूट्स बॉडी वॉज बरीड विद गिल्डेड ट्रेजर्स। ट्रेजर्स मतलब बहुत ही शाही सामान जो होता है, गिल्डेड मतलब लाद दिया गया। तो किंग टूट की बॉडी को बहुत ही गोल्ड के साथ, बहुत शाही सामान के साथ लाद दिया। क्यों, इसके आपको रीज़न देने हैं। द पीपल ऑफ एंशियंट इजिप्ट बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। जो मिस्र के लोग थे वो मृत्यु के बाद भी जीवन है इस बात में विश्वास रखते थे। देयर किंग्स वर एक्सट्रीमली रिच। उनके जो राजा महाराजा होते थे वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, रिच होते थे। अकॉर्डिंग टू देम दे कुड टुक अवे देयर रिचेस आफ्टर देयर डेथ। तो वह कहते थे कि उनका मानना था कि डेथ के बाद वो ये सब सामान अपने साथ ले जा सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस बिलीव किंग टूट्स बॉडी वॉज बरीड विद गिल्डेड ट्रेजर्स। इसीलिए किंग टूट की बॉडी को जब दफनाया गया था तो उनके साथ बहुत ही महंगा प्रेशियस सामान रखा गया था। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5। द बॉय किंग चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम टूटनखामन टू टूटनखामुन। बॉय किंग क्यों कहा गया है, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी राजा बन गए थे, सिर्फ 11 ईयर्स में ही राजा बन गए थे, इसलिए उन्हें बॉय किंग कहा गया है। तो उन्होंने अपने नाम टूटनखाटेन को बदल के टूटनखामुन क्यों रख दिया, इसके भी आपको रीजंस देने हैं। द प्रीवियस किंग अखेनेटन फोर्स्ड हिज पीपल टू वर्शिप द सन डिस्क। इनसे पहले यानी कि किंग टूट से पहले जो राजा थे अखेनेटन, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सन डिस्क की पूजा को प्रमोट किया था। यानी कि जो पहले पूजा की जाती थी उसको उन्होंने हटाकर सन डिस्क की पूजा को प्रमोट किया, बढ़ावा दिया। ही स्मैश्ड मेजर गॉड आमुन्स इमेजेस एंड क्लोज्ड हिज मेजर गॉड आमुन्स इमेजेस एंड क्लोज्ड हिज टेम्पल। यहाँ ये दोबारा लाइन रिपीट हो गई है। तो उन्होंने क्या किया, आमुन जो इनके देवी देवता थे, किंग टूटनखामुन के दादा परदादा के जो देवी देवता थे उनके साथ आमुन लगाया जाता था। तो जो इनसे पहले राजा आए उन्होंने आमुन को अपने नाम के साथ आमुन को हटाकर अखेटन कर दिया था। तो व्हेन टूट बिकेम किंग ही रीस्टोर्ड ऑल द ओल्ड प्रैक्टिसेस टू एक्सप्रेसेस हिज रेस्पेक्ट टू गॉड आमुन। अब ये जब किंग टूट राजा बने तो उन्होंने अपने जो पहले उनके दादा परदादा के समय से आमुन भगवान माने जाते थे उन्हीं को ही उन्होंने रेस्पेक्ट देना चाहा। ही चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम टूटनखाटेन टू टूटनखामुन। तो इसीलिए किंग टूट ने अपने नाम को टूटनखाटेन हटाकर टूटनखामुन कर दिया। यहाँ पे गिव रीजन के 5 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 6। लिस्ट द डीड्स दैट लीड रॉय जॉनसन टू डिस्क्राइब्ड अखेनेटन एज वैक। वैकी मतलब थोड़ा सा पागल सा होता है, जो पगला जाता है उसे कहते हैं वैकी। तो उनको वैकी क्यों कहा गया था, अखेटन को वैकी क्यों कहा गया, किसने कहा था, रॉय जॉनसन ने उनको वैकी क्यों कहा अखेटन को। अखेटन कौन थे, जो किंग टूट के से पहले जो राजा बने थे। द फॉलोइंग डीड्स दैट लेड रॉय जॉनसन टू डिस्क्राइब अखेटन एज वैकी आर। तो क्या लिस्ट थी वो, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्यों कहा था उनको वैकी। फर्स्ट है अखेनेटन प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन द सन डिस्क। जो अखेनेटन थे उन्होंने सन डिस्क की पूजा को बढ़ावा किया, प्रमोटेड मतलब बढ़ावा दिया था, मतलब जो पहले आमुन की पूजा चलती थी उसको हटा के उन्होंने एटन की पूजा, सन डिस्क की पूजा को बढ़ावा दिया। सेकेंड था ही मूव्ड रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेबिसिस टू द न्यू सिटी ऑफ अमरना। अब उन्होंने जो उनकी पहले की जो कैपिटल यानी कि राजधानी चल रही थी थेबिसिस को हटा के उन्होंने अमरना कर दिया। थर्ड ही स्मैश्ड द इमेजेस ऑफ आमुन अ मेजर गॉड क्लोज्ड हिज टेम्पल। थर्ड उन्होंने क्या किया, जो उनके मेजर गॉड थे आमुन थे उनकी मूर्तियों को, उनके टेम्पल्स को उन्होंने तोड़वा दिया। स्मैश्ड मतलब उनको तोड़वा दिया, उनके टेम्पल बंद करवा दिए, मूर्तियों को तोड़वा। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, ही चेंज्ड हिज नेम टू अखेनेटन। अब उन्होंने अपने नाम को भी चेंज किया,
करके क्या कर लिया था उन्होंने, एखेनेटन, यानी कि आमुन को हटा के एखेनेटन कर दिया था। तो ये सब रीजंस थे जिसकी वजह से उन्हें वैकी कहा गया था। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ द सिटी स्कैन। जो सिटी स्कैन किया गया था किंग टूट की बॉडी का, उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या परिणाम आया, ये आपको बताना है। द सिटी स्कैन स्कैन्ड द ममी ऑफ किंग टूट फ्रॉम हेड टू टो। सिटी स्कैन किया गया किंग टूट की बॉडी का हेड से टो तक, मतलब सिर से पैर तक उनकी बॉडी की मम्मी जो थी उसका सिटी स्कैन किया गया। 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन वर क्रिएटेड। और उनके कितने एक्सरे किए गए सिटी स्कैन के थ्रू, 1700 डिजिटल एक्सरेस किए गए। और क्रॉस सेक्शन मतलब हर एंगल से उसको देख पाते हैं हम सिटी स्कैन में जो होता है। वैसे नॉर्मल जो एक्सरे होता है उसकी हम फ्रंट इमेज ही देख पाते हैं, लेकिन सिटी स्कैन के थ्रू हम किसी भी बॉडी पार्ट को हर एंगल से देख पाते हैं। हिज नेक बोन्स वर क्वाइट क्लियर। और जो उनकी नेक की बोन्स थी वो भी साफ साफ दिखाई दे रही थी इमेजेस में। द इमेजेस ऑफ हेड रिब्स केज एंड द स्कल इक्वली ब्राइट। और वो जो उनकी इमेजेस रिब केज यानी कि जो फ्रंट पसलियाँ थी वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। इक्वली ब्राइट मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। These revealed that nothing had gone seriously wrong with its body। इससे क्लियर हो जाता है कि किंग की बॉडी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था, क्योंकि एक बार हावर्ड कार्टर ने कहा था ना कि उनका रिब केज मिसिंग है। तो सिटी स्कैन के थ्रू ये बात क्लियर हो जाती है कि उनकी बॉडी का कोई भी पार्ट मिसिंग नहीं था और उनकी बॉडी वैसे की वैसे ही थी, जिस समय जैसे दफनाई गई थी अब भी वैसी ही। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 8, list the advances in technology that have improved forensic analysis। forensic analysis मतलब जो उनकी बॉडी की जांच पड़ताल करने के लिए जो भी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है उसे बोलते हैं forensic analysis। अब आज के ज़माने में नई नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई हैं, उसकी आपको लिस्ट बनानी है। तो टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव्ड फॉरेंसिक एनालिसिस, जो भी फॉरेंसिक एनालिसिस को सही करने में, सही साबित करने में टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है आज के ज़माने में, वो निम्नलिखित है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, जिसकी फुल फॉर्म कम्प्यूटेड टोमोग्राफी होती है, शॉर्ट में हम सिटी स्कैन कहते हैं। पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी, बायोप्सी। ऑटोप्सी किसे कहते हैं, एवोल्यूशन ऑफ समवन, शव का परीक्षण करना। बायोप्सी, गांठ का शारीरिक परीक्षण करना, मतलब बॉडी में कोई गांठ हो गई है उसके परीक्षण के लिए कहा जाता है बायोप्सी। तो ये ऑटोप्सी और बायोप्सी दोनों पोस्टमार्टम के समय यूज किए जाते हैं। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू स्कैन इन द डेथ एज इन लाइफ। तो किंग टूट जो थे वो अपने डेथ के समय और लाइफ के समय दोनों ही समय आगे थे। उनकी मम्मी का ही स्कैन किया गया था जब उनकी मृत्यु हो गई पहली बार। इस स्टेटमेंट को आपने एक्सप्लेन करना है। किंग टूट्स मम्मी वॉज द फर्स्ट वन टू बी एक्सरेड इन 1968। 1968 में किंग टूट की मम्मी का एक्सरे किया गया। ऑन 5 जनवरी 2005 द फर्स्ट टू बी स्कैन थ्रू कम्प्यूटेड टोमोग्राफी यानी कि सिटी स्कैन। और 5 जनवरी को पहली बार 2005 को 5 जनवरी को पहली बार उनकी मम्मी का सिटी स्कैन किया गया। Thus in the death as well as in life, Tut moved ahead of his countrymen। इसीलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किंग टूट जैसे अपने जीवित समय में आगे थे, अहेड थे, उसी प्रकार मृत्यु में भी आगे थे, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं के शव का सिटी स्कैन किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, साइंटिफिक इंटरवेंशन इज नेसेसरी टू अनर्थ बरीड मिस्ट्रीज। जो साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रॉब्लम में घुसना क्या जरूरी है, बरीड यानी कि जब दफनाया गया था उसके रहस्य को जानने के लिए क्या वैज्ञानिक प्रॉब्लम्स में इंटरवेंशन में घुसना जरूरी है। इसके आपको फेवर और अगेंस्ट, जैसे डिबेट होती है ना, कुछ लाइनें फेवर में बोलनी है, कुछ अगेंस्ट में बोलनी है, तो इसी के तथ्य को साबित करने के लिए फेवर की बातें क्या थी, फेवर में कितने लोगों ने क्या कहा और अगेंस्ट में किसने क्या कहा, ये बताना है। तो पहले है फॉर यानी कि फेवर में क्या कहा गया, टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ द पास्ट। तो पास्ट की हिस्ट्री और रहस्य को जानने के लिए साइंटिफिक इंटरवेंशन करना जरूरी है। इट कैन ऑल्सो हेल्प गेट द आंसर टू द क्वेश्चन एंड गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द पास्ट लिव्स एंड हाउ दे यूज्ड टू लिव।
और इससे हमें यह भी जानने में, वो क्वेश्चंस के आंसर को भी जानने में हेल्प मिल जाएगी कि जब वो जीवित थे और जब उनको दफना दिया गया तो उसका क्या रहस्य था, उनकी मृत्यु कैसे हुई, कब हुई, तो इससे भी इसका पता चल जाएगा। अब अगेंस्ट में क्या कहा गया, देयर इज नो डाउट दैट साइंटिफिक इंटरवेंशन कैन बी यूजफुल बट इट एक्सप्लॉइट विद द वैल्यूएबल असेट्स ऑफ द बरीड। तो ये कह रहे हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी मिस्ट्री को जानने के लिए हमें इन सब बातों का, रहस्य का पता चल जाता है, लेकिन इसमें कुछ डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, मतलब कुछ नष्ट भी हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है, वैल्यूएबल एसेट्स, जो उनकी बरी किया गया, जब उनको दफनाया गया था उनके साथ जो भी एसेट्स डाले गए थे वो क्या उन पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब वो खराब हो जाते हैं। वी कैन यूटिलाइज द मनी इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ममीज टू हेल्प डेवलप द रिसोर्सेज। और अगेंस्ट में ये कहा जा रहा है कि जितना पैसा जो भी हम यूटिलाइज करते हैं उनकी मम्मीफाई को जानने के लिए, ममीज़ को जानने के लिए, उसके अलावा अगर हम वही पैसा उसके डेवलप में, रिसोर्सेज में अगर यूज करें, यानी कि फ्यूचर में आने वाले टाइम के लिए यूज करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये फेवर और अगेंस्ट के कुछ स्टेटमेंट थे जो कहे गए। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 11। एडवांस टेक्नोलॉजी गिव्स अस कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पास्ट इवेंट्स। एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि सिटी स्कैन वगैरह है, वो हमें पास्ट की इवेंट को जानने का प्रूफ देते हैं। इसके फेवर में और अगेंस्ट में आपको बोलना है फॉर मतलब फेवर में, विद द एडवांस टेक्नोलॉजी इट हेल्प अस टू नो अबाउट द पास्ट। तो जो एडवांस टेक्नोलॉजी है ये हमें पास्ट के बारे में जानकारी देता है। टू सॉल्व द मिस्ट्रीज ऑफ डेथ एंड ऑल्सो प्रोवाइड डेट एंड टाइम ऑफ एन इवेंट अकर्ड। और जब ये घटना हुई, जो भी कोई घटना है पास्ट की, वो कब हुई, कैसे हुई, इस रहस्य को जानकारी भी हमें ये देती है कौन, एडवांस टेक्नोलॉजी। अब अगेंस्ट में क्या क्या कहा गया, एडवांस टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट में क्या कहा गया, आफ्टर सिटी स्कैन रिजल्ट इमेजेस ऑफ टूट की इमेजेस जब सिटी स्कैन किया गया, उनकी इमेज देख ली गई, स्टिल नो कंक्लूजन कुड बी ड्रॉन। तो तब भी कोई कंक्लूजन सामने तो नहीं आया ना, मतलब ये तो नहीं पता चला ना कि उनकी मृत्यु कब हुई थी और कैसे हुई। इंस्टीड ऑफ फोकसिंग एंड यूजिंग द टाइम एंड मनी ऑन द पास्ट इवेंट। कह रहे हैं कि पास्ट की जो घटनाओं के ऊपर इतना ध्यान देने से और टाइम और मनी खराब करने की अपेक्षा द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसको प्रेजेंट की चीज़ों पर और फ्यूचर में आने वाली तथ्यों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यहीं पे स्टूडेंट्स हमारे सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होंगे। इन एमसीक्यूज में Who said to whom, synonyms and 1 मार्क के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Who was the writer of Discovering Tut? डिस्कवरिंग टूट के राइटर कौन है, A.R. विलियम्स। सेकेंड, What is the full name of King Tut? किंग टूट का फुल नेम क्या था, टूटनखामुन। Who was टूटनखामुन? टूटनखामुन कौन थे, एन इजिप्शियन किंग थे, जिसे हम किंग टूट भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उस लिंक को प्रेस करके आप इस चैप्टर से रिलेटेड प्लेलिस्ट प्राप्त करेंगे जिसमें इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर इंक्लूड है। तो पहले आप एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए जिससे आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। When was Tut's body taken for CT scan? टूट की बॉडी को सिटी स्कैन के लिए कब ले जाया जा रहा था, 5 जनवरी 2005 को। नेक्स्ट, विच गॉड वर वर्शिप्ड इन इजिप्ट? मिस्र में कौन से गॉड की पूजा की जाती थी, आमुन जो गॉड ऑफ सन और एयर थे और एटन डिस्क ऑफ द सन थे जो। तो बोथ ए एंड बी विल बी करेक्ट आंसर। इसलिए जो किंग टूटनखामुन है उनके नाम के साथ क्या लगा हुआ है, आमुन लगा हुआ है, तो जो उनके गॉड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड टूट डाई? टूट की मृत्यु कैसे हुई थी? उनकी मृत्यु एक मिस्ट्री थी, एक रहस्य था जिसका किसी को पता नहीं है। इट इज अ मिस्ट्री विल बी करेक्ट आंसर। व्हाट वाज फाउंड विद द टूटनखामुन्स बॉडी? टूटनखामुन की बॉडी के साथ और क्या था, क्लोथ से केसेस ऑफ फूड रखे हुए थे, गोल्ड था, वेल्थ ये सामान था, ब्रॉन्ज रेजर था। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 8। व्हाई द बॉय किंग चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम टूटनखाटेन टू टूटनखामुन? तो ये बॉय किंग क्यों कहा गया है, क्योंकि वो बहुत छोटी एज में राजा बना दिए गए थे, 11 ईयर्स के थे मात्र जब वो राजा बन गए थे। तो उन्होंने अपना नाम टूटनखाटेन से टूटनखामुन क्यों कर दिया था?
टू रेस्पेक्ट गॉड आमुन। जैसे कि पहले भी आपको बताया है, ये आमुन उनके गॉड थे, तो इसीलिए एक राजा इनसे पहले और आए थे, इन्होंने मिस्र में बहुत चेंज कर दिया था। गॉड आमुन को हटा के उन्होंने अखेटन की पूजा करनी शुरू कर दी थी, तो इसीलिए अपने नाम के सामने उन्होंने एटन लगा दिया था। लेकिन जब फिर ये किंग टूट दोबारा आए तो उन्होंने अपने दादा परदादा के वंश को जारी रखते हुए फिर से अपना नाम टूटनखामुन कर दिया। नेक्स्ट, हाउ वुड यू डिस्क्राइब टूट्स टूम। टूट्स के जो टूम था, मकबरा था, जैसे ताजमहल भी एक टूम है, तो उनके टूम को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वो जो टूम बना हुआ था 26 फीट अंडरग्राउंड, जमीन से 26 फीट नीचे बना हुआ था। रॉक कट था, एक चट्टान को काट के बनाया गया था। हेड वॉल पेंटिंग्स, वहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग की गई थी, जो वो उन्होंने जहाँ ताबूत दफनाया था, तो वो जो रूम चैम्बर सा बनाया था छोटा सा, उसमें दीवारों पर पेंटिंग की हुई थी। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी करेक्ट आंसर। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 10th। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड टूटनखामुन रूल इजिप्ट। टूटनखामुन ने मिस्र पे कितने सालों तक राज किया था? 9 ईयर्स तक, क्योंकि 11 ईयर में वो राजा बनाए गए और 19 में उनकी डेथ हो गई, तो इसलिए सिर्फ 9 ईयर्स तक उन्होंने उस पर रूल किया था, राज्य किया था। व्हाट वाज इन द फर्स्ट कॉफिन। फर्स्ट कॉफिन उनको जब दफनाया गया था तो 3 कॉफिन में थे। सबसे छोटे कॉफिन में उनकी बॉडी को लिटाया गया था, जिनको ममीफाई करके लिटाया गया था, ममीफिकेशन करने के बाद। उसके बाद उससे बड़ा एक कफिन था, फिर सबसे बड़ा कफिन था, यानी कि 3 कफन थे। तो फर्स्ट कफन में क्या था, जब उन्होंने फर्स्ट कफिन ओपन किया था हावर्ड कार्टर ने, तो उसमें क्या था? गार्लैंड्स ऑफ ऑलिव, लोटस पिटल एंड कॉर्नफ्लावर्स की बनी हुई एक माला थी, जिसे हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है। एक गोल सी माला होती है जो चढ़ाते हैं, तो वो थी जिसमें ऑलिव की कुछ लीव्स थी, लोटस के पिटल्स थे, और यानी कि पिटल्स यानी कि कलियां थी, और कुछ कॉर्नफ्लावर्स थे जिससे वो गार्लैंड बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 12। हाउ डिड कार्टर रिमूव द रिजन। रिजन किसे कहते हैं? चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो ममीफाई करने में यूज किया जाता है, नहीं तो शव एक ही दिन में भी ना रह पाए, खराब हो जाए। तो ये कितने हजार सालों तक इनकी बॉडी पड़ी रही थी किंग टूट की, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए एक मसाला सा लगाया जाता है, केमिकल लगाया जाता है, जिसे रेसिन कहते हैं। चिपचिपा सा पदार्थ होता है। तो उस चिपचिपे पदार्थ को बॉडी से अलग करने के लिए हावर्ड कार्टर ने क्या किया था? विद द हैमर एंड चीजल। चीजल किसे कहते हैं? छेनी। तो हथौड़ा, हैमर हथौड़ा, हथौड़े और छेनी की सहायता से उन्होंने उस रेसिन्स को अलग किया था। व्हेन वाज द ममी एग्जामिन इन एक्सरे बाय एनाटॉमी प्रोफेसर। एनाटॉमी किसे कहते हैं? हु स्टडी अबाउट ह्यूमन बॉडी के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे एनाटॉमी कहते हैं। किंग टूट की बॉडी थी, उसको एक्सरे के लिए एनाटॉमी प्रोफेसर ने कब एग्जामिन किया था? 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ओसिरिस। ओसिरिस किसे कहते हैं? गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। मिस्र के लोग आफ्टर लाइफ यानी कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, इसमें विश्वास रखते थे, तो उसकी जो रक्षा करने के लिए जो देवी होती है उन्हें ओसिरिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर मिसिंग व्हेन टूट्स ममी वाज एक्सरेड इन 1968 में जब टूट की मम्मी का उनके शव का एक्सरे किया गया था, तो क्या चीज मिसिंग था? ब्रेस्ट बोन वाज मिसिंग थी, हिज फ्रंट रिब्स वर मिसिंग, जो सामने की पसलियां होती हैं वो भी मिसिंग थी। तो बोथ विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 16। टूट वाज लेड टू रेस्ट लेडन विद। जब उनको कफिन में लेटाया था उनकी बॉडी को, तो उनके साथ क्या रखा था? किस चीज से उनको लाद दिया था? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या नन? तो गोल्ड से। उनके साथ बहुत सा सोने का सामान रखा गया था। व्हेन डिड किंग टूट डाई। कब उनकी मृत्यु हुई थी? व्हेन ही वाज टीनेजर। केवल वो टीनेजर के थे। टीनेजर किसे कहते हैं? जो 13 से 19 तक के स्टूडेंट्स होते हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, यानी कि जिसके लास्ट में तीन आता है, इट इज कॉल्ड टीनेजर। नेक्स्ट, व्हेन वाज टूट्स बॉडी टेकन बैक इन टूम आफ्टर सिटी स्कैन। तो टूट की बॉडी को सिटी स्कैन के लिए निकाला गया और टूम में वापस कितने समय के बाद रख दिया गया था? तो 3 आवर्स। विद इन 3 आवर्स के अंदर उनकी बॉडी का सिटी स्कैन करके उसको वापस रख दिया था। व्हाट इज द सिमिट्री टूट कॉल्ड। इस जगह मिस्र में किंग टूट की बॉडी को दफनाया गया था, उस जगह का नाम क्या था? वैली ऑफ किंग्स। नेक्स्ट, हु डिस्कवर किंग टूट्स टूम। किंग टूट का डिस्कवर किसने किया था? किंग टूट के टूम का हावर्ड कार्टर ने। व्हेन वाज डिस्कवर किंग टूट्स टूम, और कब किया गया था? 1922 में। तो किसने किया था? हावर्ड कार्टर ने। कब किया था? 1922 में उनके टूम का डिस्कवर यानी कि उसकी खोज की थी। व्हाट इज द किंग कॉल्ड इन इजिप्ट। इजिप्ट में किंग को क्या कहा जाता है? फारो कहा जाता है।
किंग टूट वॉज द लास्ट हायर ऑफ पावरफुल डायनेस्टी ऑफ रूलर्स इन एंशियंट टाइम। तो कहाँ के वो लास्ट रूलर थे, क्योंकि उनके बाद तो ना उनकी शादी नहीं हुई थी, तो कोई बच्चा नहीं था, कोई भाई नहीं था, तो लास्ट रूलर वो कहाँ के थे, इजिप्ट के यानी कि मिस्र के। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 24, हाउ वाज किंग टूट लेडन टू रेस्ट। जब उनको लिटा दिया गया था उनकी कब्र में, तो उनके साथ क्या रखा गया था, विद गोल्ड, गोल्ड से उनको लेडेड मतलब लाद दिया गया था। व्हाट हैपेंड आफ्टर ही वॉज लेड। जब उनको लिटा गया उसके बाद क्या हुआ, फॉरगॉटन, लोगों ने उनको लिटाया, उनकी कब्र बनाई, उनको लिटा दिया कब्र में, उसके बाद फॉरगॉटन यानी कि कुछ समय के लिए उनको भुला दिया। व्हाट वाज द स्पेकुलेशन अबाउट द डेथ इन द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड के लोग उनकी डेथ को किस तरह से जानते हैं, मर्डर की, सोचते थे कि उनका मर्डर किया गया होगा, इसीलिए उनकी मृत्यु हो गई थी। हु वॉज लिविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम। बार उनकी कब्र में से, मकबरे में से किसको निकाला जा रहा है, किंग टूट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ लॉन्ग किंग टूट वॉज लिविंग हिज टूम। उनके टूम से कितने टाइम के बाद उनको निकाला जा रहा है, आफ्टर 80 ईयर्स। वाई ही वॉज टेकन आउट फ्रॉम हिज टूम में से क्यों निकाला जा रहा है, फॉर सिटी स्कैन, उनका सिटी स्कैन करने के लिए। सिटी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज। सिटी स्कैन के बारे में सिटी स्कैन से किस चीज के बारे में पता लगाने के लिए उनका सिटी स्कैन किया जा रहा है, लाइफ एंड डेथ। तो बोथ ए एंड बी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि उनकी मृत्यु कैसे हुई, वो कब मरे, कैसे उनकी मृत्यु हुई, इसलिए उनका सिटी स्कैन किया जा रहा है। सिटी स्कैन वॉज कंडक्टेड टू गेट प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट। तो क्या चीज़ एक्यूरेट पता लगाने के लिए उनका मृत्यु का सिटी स्कैन किया जा रहा था, उनके शव का। फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जब एक्यूरेट डाटा इकट्ठा करने के लिए, जो पता लगाने के लिए कि उनकी मृत्यु कैसी हुई, क्या हुई, तो उसके लिए फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो वही किंग टूट की बॉडी के भी किया जा रहा था, इसीलिए उनका सिटी स्कैन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, when the world's famous mummy glided head first into a CT scanner, who did more than। तो कितने साल के बाद उनको सिटी स्कैन में मशीन में डाला जा रहा था किंग टूट की बॉडी को, 3300 ईयर्स के बाद। रॉक कट टूम वॉज सम डैश फीट अंडरग्राउंड। जो रॉक कट टूम उनका मकबरा बनाया था वो जमीन से कितना अंदर था, 26 फीट अंदर था। हु वॉज बॉइश फारो। बॉइश फारो यानी कि जो लड़के ही राजा बना दिए गए थे वो कौन थे, किंग टूट थे। King Tut was also buried with the everyday things he had want in the afterlife like। तो किंग टूट की बॉडी को बहुत सारे सामान के साथ बरी किया गया था, यानी कि दफनाया गया था। तो उनके साथ जो सामान था वो डेली लाइफ का क्या क्या था, लीलन के गारमेंट्स थे, केसेस ऑफ फूड थे, वाइन थी, बोर्ड गेम्स जिसे हम चेस कह सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव विल द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Why did Howard Carter ran into the trouble? हावर्ड कार्टर जब उन्होंने सिटी स्कैन किया था तो वो ट्रबल में, परेशानी में क्यों आ गए थे। द रिचुअल रेजिन हैड hardened cementing to the bottom of his gold solid gold coffin। तो जब उन्होंने उसके एक्सरे करने के लिए हावर्ड कार्टर ने उनकी बॉडी को निकालना चाहा था, तो वो उनकी जो बॉडी थी वो गोल्ड के कफिन के साथ चिपक गई थी। किस लिए चिपकी थी, क्योंकि जब उनके शव का ममीफिकेशन किया जा रहा था तो उसमें से रेसिन्स का यूज किया था। चिपचिपा सा पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है जो ममीफिकेशन के समय लगाया जाता है, तो उसकी वजह से वो बॉडी चिपक गई थी गोल्ड कफिन के साथ। तो इस ट्रबल में, इस परेशानी में वो आ गए थे क्योंकि उनकी बॉडी बाहर नहीं निकल रही थी। हावर्ड कार्टर सेट मम्मी आउटसाइड इन ब्लेंजिंग सनशाइन दैट हीटेड टू डैश डिग्री। तो जो हावर्ड कार्टर है उन्होंने सोचा था ये जो रेजिन्स है, चिपचिपा पदार्थ है, तो इसको सूर्य की रोशनी में रख कर इसको थोड़ा सा मेल्ट किया जा सकता है। तो कितने डिग्री पे उन्होंने रखा था, 149 डिग्री पे रखा था उनकी बॉडी को। एमेनहॉटप III रूल्ड फॉर डैश ईयर। एमेनहॉटप III कौन थे, किंग टूट से पहले एमेनहॉटप IV थे। तो उससे भी पहले जब एमेनहॉटप III थे उन्होंने कितने समय के लिए राज किया था, 40 ईयर्स। 4 डिकेड्स आया भी है चैप्टर में, तो 40 ईयर्स के लिए उन्होंने राज किया था। द न्यू फारो Amenhotep IV promoted the worship of the Aten। What is the meaning of Aten? जो Amenhotep IV आए थे, जो किंग टूट से पहले आए थे, जिन्होंने बहुत सारे चेंजेस भी ला दिए थे मिस्र में, तो उन्होंने वो कौन से भगवान की पूजा करते थे, सन। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 40, हु चेंज्ड हिज नेम एज एखेनेटन। एखेनेटन उनका नाम यानी कि किंग टूट का नाम किसने कर दिया था, नाम लास्ट में एटेन लगा दिया था। एमेनहॉटप IV आए थे जिन्होंने काफ़ी चेंजेस लाए थे मिस्र में। उन्होंने क्या किया था, अपने नाम के साथ उन्होंने एटेन लगा दिया था।
एचन मतलब सन डिस्क की जो पूजा करते थे। इसकी वजह से किंग टूट का नाम भी टूटन खामुन की जगह टूटन खैटन कर दिया गया था। तो वो चेंज कौन लाया था? एमेनोटन 4 लाया था, जिन्होंने अपने नाम को भी चेंज किया था। कॉमन क्वेश्चन नंबर 42, एमेनोटन 4 चेंज द रिलीजियस कैपिटल टू नोन एज। एमेनोटन में जैसे पहले भी बताया उन्होंने बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे, तो उन्होंने जो रिलीजियस कैपिटल थी, राजधानी थी, उसको भी बदल दिया था। तो उसका नाम उन्होंने क्या कर लिया था? अमरना कर दिया था। हाउ मैनी डिजिटल इमेजेस वर टेकन वर स्कैनिंग द ममी फ्रॉम हेड टू टो। हेड से टो तक जब किंग टूट की मम्मी का किया गया था, डिजिटल इमेजेस ली गई थी स्कैनिंग में, तो कितनी ली गई थी? 1700 ली गई थी। किंग टूट्स मम्मी वॉज स्कैंड इन द स्लाइसेस ऑफ, कितनी स्लाइसेस में उनको डाला था किंग टूट की मम्मी को? 0.62 mm की, यानी कि 0.62 तक उन्होंने किया, उनकी इमेज ली, फिर उसके बाद फिर 0.62, तो ऐसे करके उन्होंने उनके 1700 इमेजेस कलेक्ट की थी। किंग टूट्स इज वन ऑफ द डैश मम्मी टू बी स्कैंड इन द डेथ एज इन लाइफ। तो किंग टूट की मम्मी क्या थी जिनको लाइफ के बाद डेथ में भी उनको आगे रखा गया था? तो वो फर्स्ट मम्मी थी। सबसे पहले सिटी स्कैन किसका किया जा रहा था? किंग टूट की मम्मी का। तो फर्स्ट मम्मी थी जिनको सिटी स्कैन में डाला जा रहा था। हु सेड आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। किसने कहा था कि पहले तो मैं बहुत परेशान था कि कैसे होगा इनका सिटी स्कैन, क्योंकि बॉडी नहीं निकल रही थी, अब मैं बिल्कुल रिलीफ महसूस कर रहा हूँ। ये किसने कहा था? जाही हवस ने कहा था, जिन्होंने इनका सिटी स्कैन किया था। नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 48, द $1 million स्कैनर हैड क्वाइट बिकॉज ऑफ डैश इन ए कूलर फैन। तो $1 million की जो मशीन थी, स्कैनर मशीन थी, वो खराब हो गई थी। उनके फैन में क्या आ गया था? सैंड, सैंड यानी कि रेता घुस गई थी, क्योंकि मिस्र में बहुत सारा रेगिस्तान है, वहाँ रेता उड़ रही थी, जिसकी वजह से फैन में चली गई थी सिटी स्कैनर मशीन के, जिसकी वजह से उसने काम करना बंद कर दिया था। हु सेड कर्स ऑफ द फारो। तो जब सिटी स्कैन मशीन ने काम करना बंद कर दिया था, तो वहाँ पे किसने कह दिया था कि ये फारो का कर्स है? ये डायलॉग किसने बोल दिया था? जॉक द गार्ड नर्वसली। वहाँ पे एक गार्ड था, जाई हवस के साथ एक गार्ड था, जिसने नर्वसली मतलब डरते हुए एक जोक मार दिया कि ये तो कोई फारो मतलब जो वहाँ के किंग होते हैं उनका कोई कर्स है, क्योंकि उसके ऊपर बॉडी की कफिन के ऊपर लिखा हुआ था ना, जो उनकी बॉडी को छेड़ेगा, परेशान करेगा, तो उनको कर्स लग जाएगा या फिर उनकी डेथ हो जाएगी। तो वहाँ पे एक गार्ड ने खड़े होकर, जब मशीन ने काम करना बंद कर दिया था, उसमें फैन में सैंड चली गई थी, तो उसने एक जोक मारा था वहाँ एक गार्ड ने डरते हुए कि ये कहीं फारो का कर्ज तो नहीं है, की वजह से इतने $1 million की मशीन भी खराब हो गई। नेक्स्ट, द मम्मी ऑफ टूट वॉज अ वेरी डैश कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड 1920 में। जब कार्टर ने उसका डिस्कवर किया था तो मम्मी कैसी थी? बैड कंडीशन में थी। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड टूटनखामन रूल इजिप्ट। टूटनखामन ने यानी कि किंग टूट ने कितने सालों तक राज किया था? 9। हाउ डिड कार्टर कट अप बॉडी ऑफ टूट की बॉडी को उन्होंने कैसे काटा था? फर्स्ट हेड एंड देन एवरी लिम्स। पहले उन्होंने उनका हेड को अलग किया और उसके बाद सारे मेजर जॉइंट्स को अलग किया। व्हाट डिड कार्टर एंड हिज मैन डू आफ्टर कटिंग डाउन हिज बॉडी। कार्टर के मैन ने जब उसकी बॉडी को काट दिया था, उसके बाद उन्होंने अलग अलग पार्ट को काटने के बाद क्या किया? दे प्लेस्ड इट ऑन द लेयर ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स। एक लकड़ी के बॉक्स में उन्होंने रेत बिछा दी। फिर जैसे उनके पार्ट्स थे सेम वैसे ही उन्होंने लकड़ी के बॉक्स में रेत बिछाने के बाद उनके वैसे पार्ट्स को वैसे ही रीअसेंबल कर दिया था। What facts were the revealed when मम्मी was एक्सरे in 1968 में? जब उनका एक्सरे लिया गया था तो उससे क्या पता चला था? His breast bone and front ribs were missing, कि उनकी जो सामने की पसलियां हैं वो गायब है। What does CT scan stand for? CT scan का फुल नेम क्या है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, जिसका शॉर्ट में हम CT स्कैन कहते हैं, उसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। क्वेश्चन इज हाउ डिड वर्कमैन लिफ्ट द बॉडी फॉर द स्कैन। वर्कमैन ने जो काम कर रहे थे जाई हवस के साथ, उन्होंने उनकी किंग टूट की बॉडी को स्कैन के लिए कैसे लेके आए? वो ऑन ए हाइड्रोलिक ट्रेलर। एक हाइड्रोलिक मशीन होती है जो किसी भी भारी सामान को ऊपर उठा देती है, फिर काम करने के बाद उसको नीचे कर लेते हैं। इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिक ट्रेलर। उसके साथ उन्होंने उनकी बॉडी को उठाया। Who said the mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920 में? जब वो कार्टर ने उसको बॉडी को डिस्कवर किया था, तो अब किसने कहा था कि उनकी बॉडी बहुत ही बैड कंडीशन में है? नेक्स्ट क्वेश्चन, When did टूट डाई? टूट की मृत्यु कब हुई थी? More than 33,000 years ago। उनकी मृत्यु को हो गए थे 33,000 ईयर पहले उनकी मृत्यु हुई थी। What was टूट loved with?
टूट की बॉडी को किस चीज़ से लविज्ड लाद दिया गया? ग्लिटरिंग गुड्स, प्रीशियस कॉलर्स, इनलेट नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एम्यूलेट्स, एप्रन, सैंडल्स, ऑल आर प्योर गोल्ड। तो उनकी बॉडी के साथ उन्होंने डेली यूज़ का सामान तो पहले भी बताया है एक क्वेश्चन में कि रखा था। उसके साथ साथ उन्होंने उनके साथ एप्रन, एप्रन किसे कहते हैं? जब योद्धा लोग लड़ाई करने के लिए जाते हैं, कवच पहनते हैं ना, तो वो भी उन्होंने उनके साथ रखा। एम्यूलेट किसे कहते हैं? ताबीज कहते हैं। एप्रन रखा, सैंडल्स रखे, सैंडल्स उनकी जो चप्पल थी इवन की वो भी गोल्ड की थी। तो सारा सामान उन्होंने उनके साथ, उनकी बॉडी के साथ रखा था मिस्र की लोगों ने। नेक्स्ट, हाउ हैज आर्कोलॉजी चेंज्ड थ्रू द डिकेड्स? आर्कोलॉजी मीन्स जो हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं पास्ट की चीजों, तो कह रहे हैं उसमें क्या चेंज आया है? फोकसिंग लेस ऑन ए ट्रेजर एंड मोर ऑन अ फोकसिंग डिटेल्स ऑफ द लाइफ एंड मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। तो कह रहे हैं जो पहले के आर्कोलॉजिस्ट थे वो तो ट्रेजर्स यानी कि गोल्ड, कितना गोल्ड रखा है, इन सामानों पे ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन अब उनकी मिस्ट्री को जानने में ज़्यादा फोकस किया जाता है, उनकी लाइफ और डेथ की मिस्ट्री को जानने में। हावर्ड कार्टर वॉज डैश आर्कोलॉजिस्ट। हावर्ड कार्टर जो थे वो कहाँ के आर्कोलॉजिस्ट थे? ब्रिटिश के। हु डिस्कवर टूट्स टूम एंड व्हेन? किसने उनके टूट के टूम का डिस्कवर किया, कब किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हावर्ड कार्टर ने किया था और 1922 में किया था। नेक्स्ट, हाउ वुड यू डिस्क्राइब टूट्स टूम? टूट की टूम को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? रॉक कट टूम थी, चट्टान को काट के बनाई गई थी, 26 फीट अंडरग्राउंड थी, विच हैड ए वॉल पेंटिंग, और जहाँ जिसकी दीवारों पे उनके मकबरा जो छोटा सा चैम्बर बनाया गया था उसमें बॉडी को दफनाया गया था, उसकी दीवारों पे क्या थी? बहुत सी पेंटिंग्स भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64, व्हाई डिड द थर्ड कफन पुट कार्टर इन ट्रबल? थर्ड कफन ने कार्टर को ट्रबल में क्यों ले आए थे? द रेजिन्स लस्ट हार्डन। जो रेजिन्स था, जो चिपचिपा पदार्थ लगाया गया था, वो बॉडी के साथ चिपक गया था, जिससे उनकी बॉडी बहुत ही हार्ड हो गई थी, निकल नहीं पा रही थी, तो इससे वो बहुत ही ट्रबल में आ गए थे। हाउ डिड कार्टर कट द बॉडी ऑफ टूट? टूट की बॉडी को उन्होंने कैसे काटा था? फर्स्ट हेड एंड देन एवरी जॉइंट वॉज सेपरेटेड। पहले उन्होंने सिर काटा, उसके बाद सारे जॉइंट्स को अलग किया। व्हाई डिड द प्रोसीजर स्टॉप इन बिटवीन? बीच में प्रोसेस, सीटी स्कैन के प्रोसेस को क्यों रोक दिया गया था? फैन स्टॉप्ड वर्किंग। जब वो सीटी स्कैन के फैन ने काम करना बंद किया था, क्योंकि उसमें सैंड चली गई थी ना, इस वजह से उसने काम करना बंद कर दिया था, इसलिए प्रोसेस कुछ टाइम के लिए रोक दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ रिकरेक्शन? का सिनोनिम क्या है? रेस्टोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज आर्कोलॉजी चेंज्ड थ्रू द डिकेड्स? डिकेड्स के थ्रू ये आर्कोलॉजी कैसे चेंज हो गई है? कि फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर्स, सोने के सामान वगैरह को कम ध्यान दिया जाता है। फोकसिंग मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल, लाइफ और डेथ की डिटेल को जानने पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। फोकसिंग मोर ऑन मिस्ट्री ऑफ डेथ, और डेथ की मिस्ट्री यानी कि रहस्यों को जानने के लिए फोकस किया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि पहले के जो आर्कोलॉजिस्ट थे वो किस पे ध्यान देते थे? हाँ, कितना सोना है इनके साथ, इनको कितने सामान के साथ दफनाया गया, लेकिन अब उनकी मिस्ट्री को जानने में ज़्यादा फोकस किया जाता है आज के आर्कोलॉजिस्ट में। What was the reason behind placing the mummy under the sun? टूट की बॉडी को सन रेज में क्यों रखा गया था? कार्टर होप्ड दैट रेजिन वुड मेल्ट। कार्टर ने ये सोचा था कि उसको जो रेजिन लगा हुआ है, चिपचिपा पदार्थ लगा है, वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, इसलिए उन्होंने उनकी बॉडी को सन रेज में रखा था। हाउ वाज प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कार्टर फाइनली सॉल्व्ड? वो कौन सी प्रॉब्लम थी जो लास्ट में सॉल्व हो गई थी? बाय ब्रेकिंग द ममीफाइड बॉडी इनटू पीसेस। जो उनकी बॉडी थी उसको पीसेस में तोड़ा गया था। बाय चिजलिंग द बॉडी केयरफुली, उनकी जो बॉडी थी उसको चिजल यानी कि छेनी की सहायता से बहुत ही ध्यान के साथ उसको अलग अलग किया था उनके पॉइंट। सो बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ बी एंड सी। विथ दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड अवर एमसीक्यू। इन एमसीक्यूज के साथ ही स्टूडेंट्स ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। आई होप you will gain good score in your examination. Thank you so much for watching. Bye.